बैरूनी मदाखलत यूएन चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान का ईरान की सूरत हाल के हल के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकरात पर जोर। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान का सलामती काउंसिल में दो टोक पैगाम। ईरान के मंदूब ने अमरीका और इसराइल पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी या सियासी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीकी मंदूब ने अपने सख्त पैगाम में कहा कि सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। कत्लेआम बंद ना हुआ तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध विजन पेश किया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शहरियार चिश्ती की खुसूसी दावत पर शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीर से खिताब। कहा, माजी में हमें अमनो अमान और दहशतगर्दी की संगीन सूरत हाल का सामना रहा। सिंध हुकूमत हर दौर में दरपेश चैलेंजेस से बेहतरीन हिकमत अमली से निपटी। सिंध में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके हैं। आज से गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में मुमकिन शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद बर्फबारी का इम्कान। राब्ता, सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फराहमी मुतासर हो सकती है। NDMA के मुताबिक बर्फबारी के बायस तोदे गिरने और फिसलन के खतरात में इजाफा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी मुहिम का आगाज आज इंग्लैंड के खिलाफ मैच से होगा। गुज़िश्ता रोज भारत ने बारिश से मुतासरा मैच में अमरीका को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। तंजानिया को डेब्यू मैच में वेस्टइंडीज के हाथों नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम से ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, सुबह खैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और कराची में रहने वाले और पंजाब में रहने वाले जिनको स्मॉग का बहुत सामना था, आई रियली होप कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल करें। खैर, हम उम्मीदों की बात करें, उम्मीदें तो हमने बहुत सारी लगाई थी। उम्मीदें तो हमने ये भी लगाई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें शायद कम हो जाएगी, लेकिन आवाम की और हमारी, हम सब की उम्मीदों पर फिर गया है पानी। आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान फिल वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि हो जाए। कोई रिलीफ फिलहाल तो नहीं मिला। हुआ ये है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। वही पुरानी कीमतें बरकरार हैं। पेट्रोल की कीमतों पे फ़र्क नहीं पड़ा है। और कल जब लोगों ने अपनी टैंक जो है उसको खाली रखा था कि रात या तो 12 बजेंगे या चलिए सुबह सुबह वो दफातर के लिए निकलेंगे, तो चलिए सब जो है वो पेट्रोल भरवाते हुए चलेंगे। भले से 2 रुपये सस्ता ही क्यों ना हो, 2 रुपये कमी की कीमत तुम क्या जानो सरकारी बाबू, यहाँ पे कितनी खुशी फैल जाती है, लेकिन वो नहीं हो सका। चले, उम्मीद पे दुनिया तो कायम है। पेट्रोल की कीमत नहीं बदली, बदल रहा है तो मौसम का रंग। यस, मौसम का रंग बदल रहा है। कल कराची में कंपैरेटिवली हमने देखा आफ्टरनून में थोड़ी गर्मी हो गई थी, आज उससे थोड़ी और कम सर्दी है। अक्रॉस पाकिस्तान भी कुछ सूरत हाल ऐसी है। सर्दी की लहर में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन मुल्क के बेशतर हिस्सों की तरह कराची में भी बदस्तूर धुंध जरूर है, स्मॉग है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे धुआं है, आपको स्मेल आती है किसी धुएं की। ये निशानी है कि भैया आप स्मॉग में सांस ले रहे हैं। कल जो हम इस वक्त फुटेज प्ले कर रहे हैं, कल इसी वक्त इसी औकात में यहाँ पे आप आगे भी नहीं देख सकते थे, ये बाइक भी नजर नहीं आती आपको। चलिए, आज कुछ कुछ तो नजर आ रहा है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खतरनाक नजर आ रहा है। आज भी 210 पर है और धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी हल्की फुल्की मुतासिर है। साथ में फ्लाइट जो हैं कल सादिया 4 से 5 घंटे ताखीर के बाद जिना टर्मिनल से ऑपरेशन शुरू हुए थे और आज भी यही सिचुएशन है। क्वेटा जाने वाली परवास वो 3 घंटे डिले का शिकार है। इसी तरह बैनुल मुल्क परवाजें सारी डिले का शिकार हैं। तो लेट्स सी कि आगे ये मामला कितने अरसे तक चलते हैं। जिस कराची है, जहां कराची स्मॉग की लपेट में आया है, वहां लाहौर हैज इंप्रूव्ड अ लिटिल। आज वहां का AQI जो है वो 14 पर चला गया है। दे आर अराउंड 130 और उससे नीचे आ रहा है जैसे जैसे दिन की रोशनी निकलती चली जा रही है। बट वी रियली होप कि कराची से भी ये स्मॉग के बादल छट जाएं जल्दी
से। और इसके साथ साथ आज शो में मजीद बात करेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप की, जिसमें पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा इंग्लैंड के खिलाफ। एक तगड़ी ऑपोजिशन है पाकिस्तान की। अंडर 19 ने अपने आप को बहुत ज़बरदस्त प्रूव किया है पिछले चंद माह में, और एशिया कप जीता, इसके साथ साथ भारत को हराया, और ट्राई सीरीज जो है वो भी अपने नाम की। तो इस वक्त जो रीजनल पार है पाकिस्तान, उसमें उभर के सामने आया है। आज होगा असल सख्त मुकाबला विद ऑल द लैड्स, जिसमें समीर मिनास हैं, जिसमें अली रजा हैं, और हमारे कप्तान है फरहान। सो एवरीवन विल बी अप अगेंस्ट अ गुड साइड। मीनवाइल कल के मैच में क्या हुआ? कल भारत का मैच था और भारत ने बारिश से मुतासरा मैच में अमेरिका को 6 विकेटों से हरा दिया। इसके अलावा तंजानिया का वेस्ट इंडीज से मैच था, उसमें भी तंजानिया को डेब्यू मैच में वेस्ट इंडीज के हाथों नाकामी का सामना करना। देयर वर 2 मैचेस। यस, लेकिन हुआ ये कि कल की जो इसमें अहम खबर थी वो ये कि जो वैभव सूर्यवंशी थे, जो कि पिछले 14 साल से 14 साल के ही हैं, वो जो एक बहुत बड़े रेपुटेशन के साथ दाखिल हुए थे वर्ल्ड कप में, कल वो यूएसए के खिलाफ कुछ ना कर सके और बोल्ड हो गए। मेरे ख्याल से ही इज थ्रोइंग हिज टैलेंट। खैर हमें क्या, वो थ्रो टैलेंट करें, हम तो आगे चलते हैं और आगे चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। द इंटरनेशनल सिचुएशन जो कि इस वक्त खित्ते पे मंडा रही है, ईरान बमुकाबला अमरीका। आलमी सियासत एक बार फिर ताकत सलामती खुद मुख्तारी के गिर्द घूमती दिखाई दे रही है, क्योंकि अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड को तो कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया। दूसरी तरफ खित्ते में जो कशीदगी का माहौल है, उसमें पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से अपना जिम्मेदाराना और गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ बरकरार रखा है। एब्सोल्युटली। दफ्तर खारजा ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दे सकता। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान ने 2 टोक पैगाम ये दिया कि कशीदगी या तसादुम का कोई इरादा हमारा नहीं है, लेकिन अगर जारियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब भी देंगे। सो देयर आर 2 सिचुएशन एट द सेम पॉइंट हमारे पास इस वक्त, जो हमारी रीजन में हो रही है, और दूसरी जानिब ग्रीनलैंड में हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जर्मनी की फोर्सेस, फ्रांस की फोर्सेस आ चुकी हैं, और यूरोपियन कंट्रीज का अपना कंसर्न है ग्रीनलैंड को लेकर। सो देयर इज़ अ ह्यूज आई में से पॉलिटिकल मेस अराउंड, जिसको अब समेटना है, और ये कैसे सिमटेगा, ये सवाल आगे लेकर चलना है। एब्सोल्युटली। खित्ते पे इसके क्या असरात बनते दिखाई दे रहे हैं? ऑल्दो कि कल रात एक ऐसी रात थी कि जहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है, सिर्फ बयानात की हद तक ही है। वाइट हाउस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी आया कि जी 800 लोगों को फांसी दी गई ईरान में। इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं उसामा बिन जावेद, आप माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता हैं। बहुत शुक्रिया उसामा, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू उसामा। खित्ते में जंग के खतरात एक बार फिर मंडलाते नज़र आ रहे थे। इस पर बहुत से माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर तो खुदा ना खास्ता होती है जंग, तो वो ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, बिकॉज पहले तो ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी हुई वो हो गई, लेकिन इस बार चीज़ें फैल सकती हैं। योर टेक ऑन दैट उसामा? जी फैसल, इस वक्त दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें अमेरिका एक बादशाहत में तब्दील होता नज़र आता है, चाहे वो अमेरिका के दाखिली मामलात हों या बैरूनी मामलात हों। और ऐसे मौके से फ़ायदा उठा के मालूम ये होता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका के सदर को इस बात पर राज़ी किया है कि इस खित्ते में जारहियत एक बार फिर की जाए, ईरान की अस्करी सलाहियतों को ख़त्म किया जाए, ईरान की हुकूमत को खोखला करके उसे गिरा दिया जाए और अपनी पसंद के लोग ईरान पर मुसल्लत कर दिए जाएँ। जी। ये एक बहुत पुरानी प्लेबुक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जितनी तेज़ी से ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जितने खुल्लम-खुल्ला ये मामलात हो रहे हैं, जो कि सरीहन तमाम आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है, और जिस तरह दुनिया में रियासतें बिज़नेस करती हैं, वो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। लेकिन चूँकि अमेरिका अपनी धौंस ज़बरदस्ती से नेटो से पैसे भी ले सकता है, वेनेज़ुएला के सदर को अगवा भी कर सकता है, ईरान को धमकियाँ भी दे सकता है, और जो जी चाहे वो ग्रीनलैंड को भी कह सकता है। तो ऐसे मौके पे जो आलमी क़वानीन हैं, उनकी धज्जियाँ बिखेर देना को बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसी वजह से इस खित्ते पर जो जंग के साए हैं, वो गहरे होते नज़र आते हैं। ईरान ने इसको, आपने उनके मंदूब को सुना, अक़वाम मुत्तहिदा में इस बात को बार-बार कहा कि ये सरीहन आलमी किसी किस्म की जारहियत सरीहन आलमी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्ज़ी होगी। ईरानी कौम इस वक़्त सोग में है। सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जो है वहाँ पे कत्ल किए जा चुके हैं, और ईरान का कहना ये है, और उसकी तायीद रूस और चीन करते हैं, कि वहाँ पे होने वाली क़त्ल व गारत का ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तख़रीबकारों को हथियार फ़राहम किए, और उनके इशारा इसराइल और अमेरिका की तरफ है। तो यकीनन ऐसा ये मालूम होता है कि शायद अमेरिका एक बार फिर ये कुछ करना चाहे, लेकिन चूँकि मुज़ाहरात की मामलात जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता
हल होते नज़र आते हैं, लोगों ने सड़कों पे निकलना कुछ कम किया है। तो ऐसा लगता है कि शायद जो जवाज़ बना के पेश किया जा रहा था वो इस वक़्त कारगर ना हो। अच्छा, उसामा, पहले वेनेज़ुएला यानी जनूबी अफ्रीका, फिर ग्रीनलैंड यानी शुमाल यूरोप, और अब हम देख रहे हैं कि ईरान यानी एशिया। तो 3 मुख्तलिफ इस वक्त कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर महाज़ खोलने के पीछे आपको क्या लगता है ट्रंप की क्या हिकमत अमली हो सकती है? और हम तो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स अ ह्यूज मैस, आप सारी जगहों पे कैसे महाज़ खोल सकते हैं? एक अंग्रेज़ी का मक़ूला है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उसी की मिस्दाक़ लगता ये है कि अमरीकी सदर जो है वो इस वक़्त ताकत के नशे में उस तरह आगे बढ़ चुके हैं कि जिसमें वो तमाम बातें जो एक दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी थीं, उनके नज़दीक उनकी पासदारी अब ज़रूरी नहीं है। हम्म। और गाहे-बगाहे उन्हें कामयाबियाँ भी मिलती रहीं, तो वो कहते हैं कि उन्होंने कभी कहते 6 जंगें, कभी कहते हैं कि 8 जंगें ख़त्म की, फिर उसके बाद उन्होंने नेटो से पैसे लेना शुरू कर दिए, उन्होंने वेनेज़ुएला के सदर को अगवा कर लिया, पानामा को इस बात पे मजबूर कर दिया कि चीन से जो अपना बिज़नेस है वो जी। ख़त्म कर दे, रूस को मुज़ाकरात की टेबल पे ले आए, वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। या। उसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका में अगले 6 महीने में मिड टर्म इंतखाबात होने वाले हैं। मिड एब्सोल्युटली। टर्म इंतखाबात में लगता ये है कि शायद अमरीकी सदर को और उनकी पार्टी को काफ़ी पीछे धकेल दिया जाए, क्योंकि लोगों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। आपने देखा कि दाखिली तौर पर अमेरिका में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें सफ़ेद फ़ाहम इंतहा पसंदों को बहुत चढ़ावा दिया जा रहा है। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में मालूम होता है कि उनको एक ख़ासा मकाम हासिल है। उसके अलावा अमेरिका में बाकी दीगर मामलात भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ख़तरा ये है कि शायद अब अमरीकी सदर को इस दफ़ा इंतखाबात में कामयाबी ना हो, मिड टर्म इंतखाबात में, और डेमोक्रेट्स जो है वो एक या दोनों हाउस में अपनी मेजॉरिटी कायम कर पाएँ। ओके। और उसके पेश नज़र बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अमरीकी सदर को अपने एजेंडे की जल्द अज़ जल्द पूरी करनी होंगी। इस वजह से आपको नज़र आता है कि सदर ट्रंप की तमाम मामलात में एक अर्जेंसी है और वो जितनी जल्दी मुमकिन हो बहुत सारी चीज़ों को हल करना चाहते हैं। अ, उसके पीछे एक और वजह ये भी है कि अमरीकी सदर को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि दुनिया इस वक़्त धौंस और ज़बरदस्ती की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल में इसराइल की गज़ा पर होने वाली बर्बरियत ने ये बात साबित कर दिया कि आलमी क़वानीन की कोई हैसियत नहीं। माइट इज़ एब्सोल्युटली। राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जितनी ज़बरदस्ती करनी है आप कीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की करारदादों की धज्जियाँ बिखेरिए, राइट। उनको तमाम को बालाए ताक़ रख के लोगों को क़त्ल व गारत कीजिए, और उसके बाद अगर आपको आलमी कोर्ट जो है वो वारंट आपके जारी कर दे, तो यूरोप की वो तमाम रियासतें जो बड़ी-बड़ी बातें करती थी इंसानी हुकूक़ की और अब भी ईरान के ऊपर लंबे-लंबे बयान देती हैं, वो अब इस्राएली सदर जो कि एक वांटेड क्रिमिनल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, उसको हवाई राहदारी देते हैं अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियों के बरक्स। तो एक ऐसी दुनिया में रहते हुए जिसमें क़वानीन की कोई हैसियत नहीं रह जाती, तो फिर जंगल का राज ही होता है और उस जंगल का बादशाह इस वक़्त सदर ट्रंप है। वेल अच्छा उसामा, अब ये ईरान पे मुमकिन अमरीकी हमला जो है उसका रीजन पे आप और रीजन की जो दीगर बड़ी ताकतें हैं बेसिकली, जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, इवन तुर्की ने तो साफ मना भी किया है, उनकी जानिब से कैसा अमल जो है वो कैसा रद्द-ए-अमल मुतवक्किल है? देखिए, मेरा ख़्याल है ये कहना क़ब्ल वक़्त होगा, और एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे क़वानीन की कोई हैसियत नहीं, रद्द-ए-अमल की पेशबंदी करना भी ख़ासा मुश्किल काम है। रूस का, तुर्किये का और चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल साफ़ है, अयां है कि वो चीन भी, रूस भी, तुर्किये भी इस ईरान को एक ऐसा मुल्क समझते हैं कि जिसकी इलाक़ाई ख़ुद मुख्तारी और सालमियत जो है उसको किसी भी किस्म की जारहियत का सामना नहीं होना चाहिए। ये आपने बार-बार उनके वज़ारत ख़ारिजा से भी सुनी, अक़वाम मुत्तहिदा में सुनी। तो मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ से इसके अलावा कोई रद्द-ए-अमल आएगा। हाँ, अगर आपका सवाल ये है कि क्या वो अस्करी तौर पर बराह रास्त इस जंग हाँ, में बिल्कुल। शामिल होंगे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है। ओके। ना चीन की कोई ऐसी नज़ीर मिलती है, ना रूस की ऐसी नज़ीर मिलती है। नज़ीर सही। जिस बात की आपको मिलती है आज वो ये है कि अब अमरीका जो है जब जी चाहे एक मुल्क के सदर को अगवा करके ले जाए,
अमेरिका जब जी चाहे अपनी धौंस और ज़बरदस्ती से लोगों से अपनी बातें मनवा सके। तो फिर ये बताइए कि सदर पुतिन को क्या बात रोकेगी कि वो अ, एब्सोल्युटली। यूक्रेन के सदर को अगवा करके ना ले जाए? या चीन जो है वो जिन ममालिक से मामलात रखता है, उन्हें ताकत के बलबूते पे मजबूर ना करे कि वो अपने मामलात चीन के साथ ठीक करें। और एक लामतनाही सिलसिला है जो शुरू हो जाता है जब आप दुनिया में से कवानीन, उसलूब और आदाब को ख़त्म कर देते हैं। सदर ट्रंप एक बादशाह की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं और उन्होंने जिन बातों की जी। नज़ीर तय कर दी है, अच्छा उसामा, अब इन द एंड आई वुड लाइक टू नो कि ईरान का दरीना मुखालिफ अरब और पूरी गल्फ कंट्रीज़ को अगर हम देखें, इस बार वो ईरान के ख़िलाफ़ उनका रद्द अमल आप किस तरह से देख रहे हैं और इस तब्दीली की वजह क्या आप समझते हैं? जी फैसल, दुनिया का मंजरनामा बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। जहाँ पे आपको नज़र आता था आज से चंद साल पहले कि इस खित्ते के अरब ममालिक शायद यकजा हैं इस वजह से, इस बात पर कि ईरान जो है उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। फिर आपने ये देखा कि चीन की कोशिशों के बाद सऊदी अरब और ईरान में एक मुफ़ाहमत हुई और उसके बाद ईरान से उनके ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए और गुज़िश्ता 2 सालों में आपने ये देखा कि चाहे ईरान के जो असरात थे वो यमन पर हों, शाम पर हों, लबनान पे हों, उनमें बतदरीज कमी आई है। अच्छा, उस कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उसका एक बराह रास्त जो असर पड़ा है, वो सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात में पड़ा है, जिसमें आपको नज़र आता है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे ईरान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता था, चाहे वो मामलात यमन के हों, सूडान के हों, लिबिया के हों। वहाँ पे अब ये मालूम होता है कि यकीनन ईरान का शायद उतना हाथ ना हो जितना एब्सोल्युटली। अरब रियासतें हैं, जैसे कि हुँ। मुत्तहदा अरब अमारात है, वो शामिल हों। और आज आपको पहली दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि जब सऊदी अरब एक अल्टीमेटम दे के अमारातियों से ये कहता है कि तुम यमन से निकल जाओ, तो यकीनन मशरिक़ वस्ता का मंज़रनामा तब्दील हो रहा है। तब्दील हो और रहा है। इस सऊदी अरब को इस बात का अंदाज़ा है, जो कि पाकिस्तान से भी दिफ़ाई मुज़ाकरात कर रहा है, जो बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहाँ है, चाहे वो हुँ। रूस हो, चाहे वो चीन हो और चाहे इस खत्ते के दीगर ममालिक हों, तुर्किये समेत। हुँ। तो ऐसा मालूम होता है कि उस मंज़रनामे में उसको अंदाज़ा हो रहा है कि बजाय इसके कि अमेरिका की एक ज़ेली रियासत के तौर पे एक बड़ा मुल्क, एक बड़ी ताकत रहे, यकीनन उसके अपने इत्तेहादी भी होने चाहिए इस हुँ, हुँ। खत्ते में, ताकि किसी किस्म की बैलेंस ऑफ पावर हो सके। बहरहाल सूरत-ए-हाल ये है कि अमेरिका की जो धौंस और ज़बरदस्ती है, उससे नबरदाज़मा होने के लिए किसी भी मुल्क के पास कोई बड़ी मौसर हिकमत अमली नहीं है। और राइट। सदर ट्रंप की ईमा पर जितने मामलात हैं वो किए जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस महवर ऑलराइट। से जैसे ही ये अमरीकी सदर की तब्दीली होती है तो उस महवर से दुनिया निकलती जा रही है। और हुँ। धौंस और ज़बरदस्ती शायद ट्रंप की सदारत में तो हो सके, उसके बाद लेकिन उसके अमरीका बाद में की फिर चीज़ें अ, देखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा, हमारे साथ आप मौजूद थे और ईरान के जो मामलात हैं अमेरिका के साथ, उस पे आप गुफ्तगू कर रहे थे। वी रियली होप कि जिस तरीके से पिछली रात जो है वो एक पीसफुल रात गुजरी है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हो पाई है, हुँ। उसी तरीके के मामलात जो है वो बेहतर होते जाए। द थिंग इज़ सादिया, बहुत से बैनुल-अक़वामी माहिरीन कह रहे हैं कि जो रेजिम चेंज की कोशिश की गई थी अमेरिका की तरफ से, नहीं हो सकी वो। या और ये उस वक्त ही होगा जब या तो रिजीम के अंदर से कोई रॉटनेस हो, कोई हुँ। क्रैक्स हो, वो हुँ। नहीं है। या सो इरानियंस स्टूड फर्म विद द इस्लामिक रेवोल्यूशन, वो बाहर एब्सोल्युटली। निकल आए। पहले थोड़ा बहुत एहतजाज ऑन अगेंस्ट द द अदर कंट्री हुआ, हैंड ऑन लेकिन द अदर अब हैंड सब फॉर में निकल आए हैं। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है ऑन द अदर हैंड ये भी देखने की ज़रूरत है कि कोई भी अमरीकी सदर जब आता है, इन द लॉन्गर रन दे हैव समथिंग टू डू, और डीप स्टेट उनसे वो मुतालबा करती है। दैट इज़ वाई उसकी एश्योरेंस के ऊपर भी समझा जाता है कि शायद अमरीकी सदर को लाया जाता है। और ऐसे में क्या वाकई ग्रीनलैंड इज़ वन ऑफ दोज मनसूबा जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप को एक दफ़ा दोबारा से मौका मिला कि वो सदारत कर सके यूनाइटेड स्टेट की, ये अभी खुलना बाकी है। वेल, मौसम की सूरत हाल पर हमें नज़र डालनी है, विच वाज वन ऑफ द टॉप स्टोरीज ऑफ आवर्स फॉर टुडे शो। और उसकी वजह हम आपको पहले ही बयान कर चुके हैं कि कराची में स्मॉग है और पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि सर्दी में कमी ज़रूर आ रही है, लेकिन कहीं पर स्मॉग है और कहीं पर बर्फबारी के बाद अब बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं महकमा मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल हमने जी, वालेकुम बहुत सलाम। बुरी मैं आपको कराची प्रॉपर सुन नहीं पा रहा हूँ। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
जी कल ऑलमोस्ट। हमने बहुत बुरी स्मॉग देखी कराची में, कराची वाले घबराए भी और कुछ एक्साइटेड भी हो गए, तस्वीरें भी ले ली, लेकिन ये स्मॉग कब तक रहनी है कराची में? और पूरे मुल्क की अगर हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें, क्या मैं एक्सपेक्ट करूं? क्या सर्दी में कमी आ रही है अब? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, दैट वाज नॉट स्मोक। ये हाँ। प्योरली फॉग फिनोमिना था। बस कल पूरा दिन जो है वो साउथ वेस्टर्ली विंड्स चली हैं, जो कि सी से जो है वो ठीक ठाक मॉइस्चर लेकर आई। और जब रात को नदरली विंड्स चली तो उन्होंने उसको कंडेंस किया नियर द ग्राउंड। और कराची के जो स्पेशली जो साउथ ईस्टर्न या ईस्टर्न इलाके थे, उसमें फॉग की डेंसिटी ज़्यादा थी एज कंपेयर ऑफ आपका वेस्टर्न कंपोनेंट जो नियर टू द सी था। तो एक अच्छी डेंस फॉग देखी कराची वालों ने कल के दिन। ऑल दो कि आज भी इस बात के इम्कानात थे, क्योंकि आज भी ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 93 प्लस था। ताहम आज स्काइस पे जो है वो हाई क्लाउड्स की मौजूदगी की वजह से जो है वो फॉग तो डेवलप नहीं हुई, ताहम ड्यू फॉर्मेशन हो गई। जैसा कि सुबह के औकात में जब लोग अपनी गाड़ियों के पास गए होंगे तो उन्होंने अपनी गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि मेटल है, एक पानी की लहर जो है यस, ठीक ठाक जो है आपने वो मॉइस्चर देखा होगा। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप बात करते हैं मुल्क की, तो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो उसने आज शाम रात गए से जो है वो मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा। और ये सिलसिला जो है गैप्स के साथ ऑलमोस्ट 25 या 27 तक जारी रहने के इम्कानात हैं। इसमें पहले फेज में जो है 16 से 19 जनवरी के दौरान जो है वो पाकिस्तान के जो इंतहाई शुमारी इलाके हैं, जिसमें जीपी के अक्सर इलाके, कश्मीर के इलाके, यहाँ पर जो है वो और क्या कह लें आप, केपीके के जो नदर इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो बर्फ़बारी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिश के इम्कानात हैं। जबकि 18 से 20 जनवरी के दौरान जो है वो मरी गलियात और गिरदोनवा में बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। जबकि यही सिलसिला जो है आगे 23 तारीख तक जो है पंजाब के अक्सर इलाकों बशमूल खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद और एक दफ़ा फिर गलियात में जो है वो मॉडरेट लेवल की जो है वो बर्फबारी हो सकती है। जबकि 20 तारीख की रात को जो है वो गलियात, मानसेरा, उससे गिरदोलवा के इलाके और गलियात में जो है वो शदीद बर्फबारी के इम्कानात होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ओके। कश्मीर के इलाके भी शामिल हैं। अंजुम यही सा सिलसिला जो है हाँ, 21 से 23 तारीख तक जो है वो बलूचिस्तान और सिंध के शुमाली और मगरबी इलाकों को मुतासर करेगा। और सही। इस बात की तवक्को है कि 22 और 23 जनवरी के दौरान कराची में भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे हैं। वाह। वेल यू जस्ट स्नैच्ड द क्वेश्चन फ्रॉम माय माउथ। मैं कराची की आपसे बारिश की बात कर रहा था। क्या हम इस बारिश के बाद कराची में एक नई सर्दी की लहर में इजाफा मुतवक्को है? बिकॉज कल रात इतनी सर्दी शायद नहीं थी कराची में। जी देखिए, बिल्कुल जब मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क को मुतासिर कर रहे होते हैं, चाहे वो बालाई इलाकों में हों, तो जो साइबेरियन विंड्स होती हैं वो कट ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला विद ह्यूज क्लाउड मास जो है मुल्क के अक्सर इलाकों पर मौजूद होता है। जी। ताहम जब ये सिलसिला आगे की तरफ मूव करता है, मशरिक की तरफ मूव करता है, तो जब साइबेरियन विंड्स को अपना इंट्रैक्शन मिलता है तो सर्दी की शिद्दत में हमारे रीजन में इजाफा होता है। तो तवक्को इस बात की है कि जैसा कि लग रहा है कि ये सिलसिले तकरीबन अब बिट गैप के साथ जो है वो 25-27 तक लास्ट करेंगे। ताहम इस दौरान जब वक्फा होगा तो उस दौरान थोड़ी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। ताहम महीने के आखिर में जो है वो मुल्क भर में बशमूल कराची में सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। राइट। आज कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवर 200 था। द रीज़न लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्मॉग है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे कुछ जलती हुई सांस आपको यहाँ पर बाहर ब्रीथ करना दे रहा हो। तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ख़राब कराची का फिर क्यों हुआ अगर ये स्मॉग नहीं था तो? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर बताता चलूं कि अभी तक हम अगर बात करें कराची की, तो कराची में ग्राउंड लेवल पर एयर क्वालिटी के अभी तक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, एक आध के अलावा। तो अगर आप बात करते हैं कराची की एयर क्वालिटी की, तो याद रखिए जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो जो डस्ट पार्टिकल या आपके मुज़र सेहत पार्टिकल्स जो आपकी फ़िज़ा में मौजूद होते हैं, उनको एक कैरियर मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। तो वो उसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, जिसकी वजह से समटाइम ऐसा फील होता है। ताहम मैं पर्सनली अपनी भी बात करूं, और या मेरी जिनसे बात हुई ड्यूरिंग कल की फॉग के बाद, तो किसी ने भी इस किस्म की सिचुएशन के बारे में नहीं बात की। सबने यही कहा कि इट वाज अ वेरी गुड एंड डेंस फॉग। किसी को ओके। कोई इस किस्म की सिचुएशन नजर नहीं आई।
ऑल राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। चले, एक क्लैरिटी तो हमें मिल गई फैसल, और वो ये थी कि भाई कराची में ही था जिससे हम सब डर रहे थे, लेकिन चूंकि कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 261 टुडे, आज अर्ली इन द मॉर्निंग, जो बेहतर हो जाएगा जैसे ही सूरज निकलता चला जाएगा, उस एयर क्वालिटी इंडेक्स से बहुत सारे लोगों को कल से लेकर आज तक मुश्किल में डाला है, और उसकी वजह से लोगों के गले भी ख़राब हो रहे हैं, इन्फेक्शंस की भी शिकायत आ रही हैं। तो इन इन्फेक्शंस के बारे में और अभी क्या प्रिकॉशंस लोगों को लेनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। वार्म ड्रिंक्स बहुत अच्छी होती हैं सर्दियों में आपके गले के लिए, या वी बोथ आर एंजॉयिंग आवर कॉफ़ीज़। वैसे इसके अलावा भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, सूप्स हैं, देयर कहवा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे इस वक्त इस काउंटर पे कॉफ़ी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऑल राइट, सो वी आर हैविंग अ कॉफ़ी एंड आई एम रियली होपिंग कि आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे, और अगर नहीं और आपको नहीं पता कि इस सर्दी में आपने ऐसा अपना ख्याल किस तरह से रखना है, तो भाई इस सर्दी में बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हो जाते हैं जिसका आपको नहीं पता, वो प्रोलॉन्ग करते हैं, आपके इम्यून को डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी वजह से फिर आप बार बार बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सर्दी में हमें अपना कैसे बचाव करना है, उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर निदा शकील, जो कि माहिर हैं वबाई अमराज के लिए। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सब कल से कराची वाले तो बड़े परेशान हैं, पता नहीं कुछ साइकोलॉजिकल भी हो गया है, स्मॉग था नहीं था, हमने अजूम कर लिया था कि स्मॉग है, और हमारे गले भी ख़राब, हमारे कानों में भी इचिंग, और ये सारे बहुत सारे लोग इस शिकायत को लेकर आई एम श्योर डॉक्टर्स के पास जा रहे होंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या करें अभी हम? अच्छा, स्मोक था नहीं था ये तो हम भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि वो Yeah. भी हम नेट पे ही पढ़ रहे हैं कि था कि नहीं था। बट ये स्मोक की वजह से वैसे भी सर्दियों में फ्लू और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। Yeah. और स्मोक की वजह से हमें जो लंग्स की और जो ये हमारा ट्रैकिया है, इसकी इरिटेशन बहुत बढ़ जाती है, आईज की इरिटेशन बहुत बढ़ जाती है, कफिंग है, स्नीजिंग है, एस्थमा प्रोवोक हो जाता है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं, सीओपीडीज के पेशेंट होते हैं, उनके जो एग्जर्सर्बेशन बढ़ जाती है, मतलब एक आसान ज़बान में कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम बढ़ जाता है, और एलर्जीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो है हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल इवन आई इरिटेशन के और आई में इचिंग के पेशेंट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये स्मोक की वजह से हो रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न तो है जिसकी वजह से ये पेशेंट इंक्रीज हुए हैं। डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ पे जो हमारे भाई बंधु हैं जो बाइक वाले अफराद हैं, मैं जी उनकी बिपता, जी उनका दुख और उनका दर्द ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगा। Yeah. यू नो, नॉट ओनली इन कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में टू व्हीलर्स, टू स्ट्रोक जो व्हील है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। अब वो क्या करें? एक तो उनके साथ डबल प्रॉब्लम है, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं उनको आगे नज़र नहीं आ रहा, जब यस नज़र नहीं आ रहा तो वो मास्क लगाते हैं या चश्मे लगाते हैं। सो क्या करें वो बेचारे? अच्छा, इसके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो जो N95 मास्क जो हम कोविड में लगाया करते थे, आइडियल मास्क जो है वो स्मोक से बचने का वो है N95 या P100। बट अगर वो नहीं भी लगा सकते हैं तो सिंपल जो हमारा मास्क होता है, जो हम आम मास्क लिया करते थे और हम भी अस्पतालों में भी इस्तेमाल करते हैं, एटलीस्ट वो डबल मास्क तो लगा लें। और मुझे पता है मुश्किल होती है, लेकिन अगर इंडिविजुअली हम अपनी अपनी जो व्हीकल्स हैं उसको सही करवा लें, और उसके धुएं को अगर हम इंडिविजुअली ये तय कर Oh लें कि yes. हमारी व्हीकल जो है वो धुएं से पाक रहेगी, तो अगर 100 में से 10 लोग भी करवा लेते तो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज कम होना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए ऑब्वियसली कुछ लॉ एंड ऑर्डर भी बनना चाहिए कि जिनकी गाड़ियां धुआं उड़ा रही हैं वो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई फाइन लगाया जाए। इसके ऊपर मैं कुछ कह नहीं सकती ज्यादा, बट इंडिविजुअली वी हैव टू डू समथिंग। Yeah. और आपकी हमें डोमेन नहीं फौरन, है, बट यू नो कि ये वरीसम हाँ, है। ये होना चाहिए। Yeah. और हमें ना फौरन मुंह धोना चाहिए बार बार, यानी अगर जैसे हम अपनी एरिया पे पहुंच गए, अपनी जगह पे पहुंच गए, फिर हमने अपना मास्क उतारा, मुंह धो लिया, और उसके अच्छा। बाद फिर उसको ड्राई कर लिया, हाथ धो लिए, ताकि वो जो पोल्यूशन हमारे फेस पे चिपका हुआ है, हमारी आईज में जा रहा है, हमारे हाथ से हमारी आईज में जा रहा है, वो दोबारा ना हो। अच्छा, ये है एक इसका चीज़, तरीका। जब हम कोरोना के दौर से गुजर रहे थे तो हमने सीखा था कि हमने एक दूसरे के ग्लास इस्तेमाल नहीं करने, अगर आपको फ्लू है तो आपने कोशिश करना है कि आप फिज़िकल ना हो, टच ना करें, अपने हाथ बार बार धो लें। फिर हमने उस चीज़ को अनलर्न भी किया, हम भूल गए कि जी कोई कोरोना जी जैसी चीज़ आई थी, और अगर जी कोई कंटेजियस बीमारी होती है तो आपने उससे कैसे डील करना है। हाँ यस, जी ये सर्दी गले ख़राब करती है, नज़ला लेकर आती है, लेकिन ये फैलती इसी तरह से है, तो उसके लिए भी ज़रा व्यूअर्स को कुछ बताएं।
हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो अच्छा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो डाइट एंटीऑक्सीडेटिव्स जो होते हैं, जैसे कि आपको फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, विटामिन सी अपनी ज़िंदगी में ज़रा बढ़ाना है, जैसे कि ऑरेंज आए हुए हैं आजकल। फ्रेश फ्रूट्स के इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी पे ना ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेकर आती है, जो स्मॉग होती है। इसमें होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है इसके अंदर, और बहुत सारी वेरियस और बहुत सारी केमिकल और गैसेज़ हैं जो कि हार्मफुल हैं। सबसे पहले हमारे लंग्स में जाने से पहले तो हमारी स्किन पे इफेक्ट करती है, जो हम सोच नहीं रहे हैं, एंड हमें एजिंग जल्दी कराती है, एक्नी को बढ़ाती है, इरिटेशन, एलर्जीज कराती है स्किन पे। तो सबसे पहले तो हमारे हाथ से शुरू हो गया कि हमने हाथ धोने हैं। हमने जैसे ही हम बाहर गए तो बाहर का एक्सपोजर कम रखना है। सुबह जिस वक्त धुएं हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जाना लाजमी है, जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं, वो जाएं, अब मास्क लगा के जाएं। उसके बाद जब अपने वो स्टेशन पे पहुंचे तो वो अपना हाथ और मुंह धो लें, और उसके बाद वो अपना काम शुरू करें। और इसी तरह से जब निकलें तब भी, और जब घर पहुंचे तब भी। और अपनी डाइट में फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स को बढ़ाएं, जूसेस को बढ़ाएं। तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, स्किन का खराब होना है, और आपको जो बार बार इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और आपको एस्थमा, सीओपीडी, खांसी, नजला, फ्लू, ये कम हो जाएगा। आप जो ये सारी चीज़। डॉक्टर साहब, आप जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं, जी जी उसी जी। से मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ हाँ कि हम ये समझते हैं कि जो एयरबॉर्न डिजीज़ है वो सिर्फ हमारे ट्रैकिया को, हमारी सांस की नाली को, अगर आम जबान में जी इस्तेमाल करें जी जी तो जी जी उसको जी। अफेक्ट करती है, हमें नज़ला खांसी होता है। प्लीज़ लोगों को बताइए कि हाँ। इससे हार्ट हेल्थ पे क्या अफेक्ट होता है, चाहे वो स्मॉग हो, फॉग हो। प्लीज़ गो ऑन। या या इसमें से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, ठीक है, इस ओके। स्मॉग से। और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी पे बहुत टॉक्सिक इफेक्ट डालते हैं, खास तौर पे हार्ट हेल्थ के लिए, लंग हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, और कैंसर्स भी ओह। ये कॉज करता है, जैसे लंग कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर्स। हार्ट के लिए डेफिनेटली जब हम स्मॉग में भी जाएंगे, हमारे कोलेस्ट्रॉल्स, डायबिटीज और ये सारी चीजें भी हमारे अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हम पॉल्यूटेंट से भी, जैसे ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स, फ्री रेडिकल से भी हम जो है ना इंटरेक्शन होगा हमारा, तो हमारा हार्ट जो है ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं बॉडी के अंदर। और जब इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे बॉडी के अंदर, डैमेज करेंगे हमारी वेसल्स को, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स, चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर्स, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। बट ये जो है ना ये एक स्लो प्रोसेस है। ये हम हर साल जितनी दफा इसको जो है ना हम इससे यानी हम किनार होंगे, उसके बाद फिर हमारी जो डिजीज का प्रोग्रेशन है वो बढ़ जाएगा। तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी चीजों को चेंज करना है। और सबसे जो एक्यूट इशू होता है वो लंग इशू होता है। क्रॉनिक में फिर अगर आपको कैंसर्स एंड हार्ट अटैक्स और ये सारी चीजें जो है ना बड़ी कॉमन है। ये इसलिए इसलिए शदीद ख्याल रखें, चाहे वो छोटी जी मोटी फॉग या स्मॉग भी हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा आपके थैंक वक्त, और उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो इस वक्त देख रहे हैं या इसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी देखेंगे, वो ज़रूर छोटी मोटी खांसी को हल्का नहीं लेंगे, पहले तो होने ना दें, और अगर हो जाती है तो अपनी खुद मदाफिर बढ़ाइए। वेल, विद दैट हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद फ़ौरन हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। कल ऐवान सदर में एक ऐसी तकरीब थी जो हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स में इस तरह की तकरीबात बहुत कम देखते हैं। अब अस्पतालों का क़याम, तालीमी निज़ाम में बेहतरी, सिंध हुकूमत क्या कर रही है, ये पॉलिटिकल लीडर्स अपनी तकरीर में तो कहते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता एक प्रेजेंटेशन बना के, और इसको नॉट ओनली फॉर द जर्नलिस्ट बल्कि दीगर जो थे डिग्नेटरीज, सुफरा, देन डेलीगेशन ऑफ बिग विग्स लाइक वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, उसके Absolutely. सामने प्रेजेंट करना। कल ये सब हुआ, और हुकूमत ने जो है उसने क्या कुछ किया है, सिंध हुकूमत ने, उसके लिए ये तमाम तर चीज़ हुई, और इसको जो एड्रेस किया, इसको प्रेजेंट किया खुद बिलावल भुट्टो जरदारी। एब्सोल्युटली। एक दफ़ा फिर से NICVD को स्पॉटलाइट दी गई और बताया गया कि यहाँ पर मुफ्त इलाज किया जाता है, और लोगों को वो इलाज दिया जाता है जो दुनिया भर के पॉपुलेशन यूज़ कर सकते हैं। वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कहीं और ये नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन अस्पताल NICVD है, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। और कैसे उन्होंने इसके फैसिलिटीज़ को बढ़ाया है, इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो की जा रही है लोगों के इलाज के लिए, और कितनी बड़ी तादाद में
यहाँ दुनिया भर से भी आते हैं, मुल्क भर से भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मुफ्त इलाज चाहिए होता है, तो वो यहाँ पर आकर अपना इलाज कराते हैं। इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया। डेफिनेटली उसके पीछे रीज़न यही था कि इंटरनेशनली भी इसको हाईलाइट किया जा सके, जो इंटरनेशनल डेलीगेशंस आए हुए थे उनको भी प्रोजेक्शन दी जा सके कि किस तरह से सिंध हुकूमत काम कर रही है सिंध में डेवलपमेंट का। चलिए, अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई और सिंध की चीज़ें इस्लामाबाद में जाके क्यों बताई गई, इस सब पे भी हम बात करेंगे। कादिर खान मंदोखेल, रहनुमा पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, 15 साल से ज़ायद अब हो गए हैं माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी को और सिंध में बरसर इक़्तिदार है। सेहत तालीम जो है उसमें इतनी सिचुएशन जो जैसे बिलावल कह रहे थे बेहतरी आई है। सब लोग सवाल ये करते हैं कि जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिर उसमें बेहतरी क्यों नहीं आ रही है, इसके लिए क्या प्लान्स हैं? देखिए, मैं तो ये दावा कर रहा हूँ कि सिंध में जो अस्पतालों का जाल बिछाया गया, 11 दिल के अस्पताल है बड़े 11 डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट के बल्दिया टाउन समेत, और फिर बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर है कराची में, उसके बाद जाके कि आपका गम्बट में लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, और फिर NICH है जो बच्चों के अस्पताल है, फिर बच्चों के अस्पताल मेन और तुर्गी। मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में जो काम सिंध में किया है वो पाकिस्तान में किसी सूबे में आपको नहीं मिलेगा, और मैं दावा करूँ और चैलेंज भी करता हूँ। अच्छा कादिर साहब, देखिए बार बार NICVD का हवाला दिया जाता है, फिर कैंसर के इलाज के लिए बार बार बताया जाता है। क्या पीपल्स पार्टी पूरे सिंध के दही इलाकों में ये मयार या ये जो फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटलाइजेशन की या हेल्थ की दे पाई है, या सिर्फ ये चंद ही शहर हैं जिन्हें बार बार हाईलाइट किया जाता है? बिकॉज इल्ज़ाम यही लगता है कि ये चंद अस्पताल है जिसको पीपल्स पार्टी बार बार हाईलाइट करके और मूव ऑन कर जाती है। जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया था कि अंदरूनी सिंध में अस्पतालों का क्या सूरत हाल है, शहर कराची की बात आपने की है। ये जो मैंने आपको 11 हॉस्पिटल की बात की थी, उसमें सिर्फ 2 हॉस्पिटल कराची में है, और बाकी आपके सिंध के बाकी शहरों में आपको नवाबशाह में बहुत बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा, आपको सक्कर में मिलेगा, आपको लाड़काना में मिलेगा, आपको दूसरे इलाकों में, इस तरह 11 टोटल हॉस्पिटल है। और फिर जो मैंने आपको लिवर ट्रांसप्लांट का जो सेंटर गिनवाया था वो है खैरपुर के शहर गम्बट में, जो एशिया का बेहतरीन हॉस्पिटल है, जो न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, और वो कम से कम इलाज 1.5 से 2 करोड़ रुपए की लागत आती है, वो बिल्कुल फ्री है। फिर उसके बाद अगर मैं बेनज़ीर ट्रामा सेंटर जो कराची 15 मंजिला हॉस्पिटल है उन्हीं की बात करूँ, तो ये भी जो है ना वो अपने जो एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है जहाँ मुफ्त इलाज होता है। फिर उसके बाद अगर मैं SIUT का देखो जहाँ गुर्दों का है, उसके दूसरे हॉस्पिटल भी खुल गया जी। और साथ साथ पीपल्स पार्टी ने जो प्राइवेट वो किए है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ मुआहदे किए है, जैसे अगर आप देख लें कि इंडस हॉस्पिटल है उसके साथ किया है, या दूसरे इस तरह जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके साथ हमारी मुआहदे की, वो उसके अलग है। तो ये कहना कि सिर्फ कराची में या बड़े शहरों में, तो आपको 11 जिलों में आपको ये टॉप के हॉस्पिटल मिलेंगे, और बाकी उसके अलावा है। मैं अगर रिस्पेक्टफुली डिसएग्री ये भी करूं कि अगर हम बेसिक हेल्थ यूनिट्स पे मजीद काम करें तो हमें बड़े अस्पताल बनाने की ज़रूरत न पड़े। इस डिस्कशन को कभी और के लिए रख छोड़ते हैं। अब कराची मुल्क का माशी मरकज़ है कादिर साहब, कचरा, पानी, ट्रांसपोर्ट, सीवरेज जैसा जो मसला है वो इस वक्त बरसों से हल तलब है। हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की रही है, तो यू नो व्हाट, जब हम इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा कह रहे होते हैं, हम इस सारी खराबी की जिम्मेदारी किसके सर पर डालें? देखिए, ये जिम्मेदार हम सब है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। आपको अगर थोड़ा कराची के बारे में पता है तो मैं थोड़ा सा अर्ज कर लेता हूँ कि कराची के 38% से कम जो एरिया है वो सिंध हुकूमत के पास है, और बाकी जो है कोई DHA है, कोई एयरफोर्स है, कोई नेवी है, कोई कंटोनमेंट है, कोई जो है ना वो पोर्ट का एरिया है। तो इस सारे को निकाल के तो 38% से भी कम एरिया 38 को पेरिस बना दें, सिविलियन हुकूमत के पास आती है। लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी तमाम तरह खर्चात जो है ना, वो बड़े बड़े रोड आगे पीछे, वो सारा के सारा सिंध हुकूमत करती है। नंबर एक बात, उस 38% से कम जो आबादी वाले शहर में जहाँ मेयर पीपल्स पार्टी का यकीनन, मगर मेयर के नीचे 25 टाउन है,
उस 25 टाउन में से 9 टाउन तो जमात फिर इस्लामी के काजी पास साहब है, हम जरा 3 शफाफियत की बात कर लेते हैं। जो बाकी का 38% कराची है उसकी बात कर लेते हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के मंशूर की बात कर लेते हैं। वो शफाफियत के वादे, सिंध में बदउनवानी है, नाकिस मनसूबा बंदी है, वसाइल नहीं है लोगों के पास, गैर मौसर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस्तेमाल के। तो इन सब चीज़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी का फिर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जितने मुंह उतनी बातें। जहां एक जमात जो कराची में 47 साल से वो काम कर रही थी, जहां वो बोरीबंद लाशें, जहां वो कत्लेआम, जहां वो मुखालफिन के घुटनों में ड्रिल मशीन चलाने, तो यकीनन वो इस वक्त इक़्तिदार से बाहर है, सिंध हुकूमत से बाहर है, वफाक का ज़रूर हिस्सा है, वो तो इल्ज़ाम लगाएंगे। फिर जहां जमात इस्लामी हम जो 9 टाउन उनके पास है, यकीनन वो खामोश तो नहीं बैठेंगे, वो कुछ तो बोलेंगे। सही। उसके बाद नून का जहाँ एक एमपीए एमएनए पूरे सूबे में ली है, और वो भी कभी न कभी जो है ना वो अपना वो टांग मारने की कोशिश करता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन एक जमहूरियत को उस तरह की मजबूत अपोजिशन हो, तो उससे जो है ना वो बहुत कुछ हुकूमतें सीखती है। तो लिहाजा हम इनकी जो तनकीद है, चाहे पीटीआई की हो, नून लीग की हो, एमक्यूएम की हो, जमात इस्लामी को, हम खंदा पेशानी से उसको सुनते हैं और उसको जी। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करते हैं और उनकी बातों मत करते। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो ई चालान के हवाले से बाकायदा वज़ीर चलिए कानून ठीक ने है, कमेटी कादिर साहब बनाई आप इस है हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू तो ये इतनी लंबी है कि पूरा दिन भी अगर कराची के मामले पे बहस मुबाहिसा हो तो फिर ये ख़त्म नहीं हो सकती। वेल विद दैट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। जनाब, एक बार फिर अगर बात करें कराची की, तो जो रिहायशी कराची के गुज़िश्ता कुछ दिनों से गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। दफ्तर, स्कूल जाने वाले अफराद, बुजुर्ग, शहरी तलबा सब सर्दी की शिद्दत में गैस की कमी के बायस मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। एब्सोल्युटली। और सर्दी के इस मौसम में गैस की अदम दस्तयाबी ने शहर के गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो निज़ाम है उसको जो है मुश्किल में डाल दिया है। और एक दफ़ा फिर से ये लोगों के सामने आ गया है कि हर सर्दी उनके लिए एक डिफ़िकल्टी लाती है। ओल्डो कराची में उतनी सर्दी रहती नहीं है, लेकिन कराची में जो गैस लोड शेडिंग है वो शहरियों के लिए एक मुश्किल ज़रूर पैदा कर देती है। सूरत हाल हर साल दोहराई जाती है, लेकिन जिम्मेदाराना इकदाम हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। इस मामले में जो शहरी हैं, ख़ासतौर पे ख़ातीन, पहले उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं, फिर इस पर हम बात आगे करेंगे। बहुत परेशानी हो रही है। सुबह बच्चे नहार मुँह जाते हैं, ऐसी छोड़ कर आना पड़ता है। सिलेंडर में गैस डलवाओ, गैस अलग महंगी, बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। बिल्कुल ना सुबह है, ना शाम में, ना दोपहर, किसी टाइम ही गैस ही नहीं है बिल्कुल भी। परेशानियाँ गैस की, बच्चे स्कूल जाते हैं, मर्द कामों पे जाते हैं, जब गैस नहीं होगी तो वो कैसे जाएंगे? इतनी टेंशन दी हुई है लोगों ने गैस वालों ने। गैस के लिए बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिल इतना आ रहा है और गैस तो बिल्कुल आती ही नहीं। क्या करें, चाय भी नहीं बन पा रही है, कुछ नहीं बन पा रहा, और बिल इतना आ रहा है कि अल्लाह अल्लाह माफ़ी। अब सिंध हुकूमत क्या कर रही है आवाम के लिए? हम तो बहुत परेशान हैं, कब तक बाजार का खाएंगे? अब आप ये देखें, पिछले महीने भी 1750 रुपये का बिल आया, गैस का बिल है ना। अब मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरे घर में कोई ऐसा इतना खाना नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। सुबह चाय बन गई तो दोपहर को ज़रा सालन गर्म हो गया, शाम को चाय बन गई। अब वहाँ गए तो बोलेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो इतना है। तो ये मसले मसाइल हैं। अब इसमें बहुत सारे दीगर अवामिल भी। ये तो एक गालिबन लियारी के थे, कोरंगी के अवाम जो हैं वो इस बात को रोते हैं कि सारी गैस जो है, जो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ लोग खींच चली लेते जाती हैं, है, हमारे पास कुछ रहता नहीं। तो चलिए इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। सलमान अहमद सिद्दीकी, मरकज़ी तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी, हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर्दियों के मौसम की इब्तिदा में ही गैस लोड शेडिंग के साथ गैस प्रेशर में कमी का सामना। अब घरेलू सार्फिन की जानिब से शिकायत जो आई हैं सामने, हमने आपको भी सुनाई है। हर साल क्यों हो रहा है ऐसा, वजह क्या है और इदारे की तरफ से क्या किया जा रहा है इस मसले के हल के लिए? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आपको पता है और सारे लोग जानते हैं कि जो विंटर्स आती है तो हमारा गैस का जो लोड है ना, जो डिमांड होती है वो एकदम बढ़ जाती है। हमारे तकरीबन 35 लाख कस्टमर्स हैं। अगर कह दें कि 1.5-2 लाख कस्टमर्स भी अपने गीजर्स ऑन करते हैं, वो एक्स्ट्रा लोड एकदम सिस्टम पे आता है। प्लस साथ में आप ये भी फैक्टर ध्यान में रखिए कि बलूचिस्तान का पूरा रीजन है वो बहुत ज़्यादा सर्दी की लपेट में आता है। माइनस पे हमारा टेम्परेचर चला जाता है, तो उनके यहाँ जो हमारी गैस पाइपलाइन है ना, वो लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम वहाँ गैस एडिशन ना देंगे
तो वहाँ खटर के लोग सर्विस है हमवात हो जाती है, जो कि अवॉइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा गैस उनको कराची से डाइवर्ट करते हैं। तो पहले सिस्टम के अंदर एक शिफ्टिंग आती है कि ये आपके लोड्स बढ़ गया, आपके गीजर्स खुल गए, आपने बलूचिस्तान को गैस देना शुरू की, तो थोड़ा सा प्रेशर में इशू जरूर आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो भी आ रही थी हालिया, वो इसलिए आ रही थी कि हमारी कुछ गैस फील्ड्स हैं, उस गैस फील्ड से हमें गैस मिलना शॉर्ट हो गई थी, क्योंकि उनके कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कोई इश्यूज आ गए थे। तो कोई 4-5 दिन हमारे ऐसे गुजरे हैं जिसके अंदर शहरियों को यकीनन तकलीफ हुई, और माजरत खां उसके लिए। लेकिन उसके बाद वो बेहतरी सिस्टम आना शुरू हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो था पूरा दिन जुमेरात का वो बेहतर रहा। उसके अंदर हमें बहुत कम शिकायत आई, जैसे कि पहले पीर, मंगल और बुध के दौरान आ रही थी, क्योंकि ज़्यादा शॉर्टेजेस थी हमारे पास वो। लेकिन जैसे ही वो गैस सिस्टम में वापस आई, तो फिर हमने स्टेप्स ये जो आप पूछ रहे हैं क्या ले रहे थे, हमारे चूंकि डोमेस्टिक कस्टमर्स टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर होते हैं, तो हम उनको पीक पे गैस प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रीज को हमने गैस शट डाउन की 24 आवर्स के लिए, पिछले संडे भी और उससे पिछले संडे भी, ताकि वो जो गैस हम सेव करें वो हमने डोमेस्टिक कस्टमर्स को दे। साथ साथ हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को जो गैस जाती थी उसको शट डाउन किया, ताकि वो सेव गैस भी हम डोमेस्टिक को दे सके। और इसके साथ साथ सीएनजी सेक्टर्स को भी हमने लास्ट संडे किया था। और बल्कि मैं आपको बताऊं, आगे जो सैटरडे से कल से लेके मंडे तक, यानी कि 48 आवर्स के लिए हम दोबारा सीएनजी स्टेशन को भी बंद कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बंद कर रहे हैं, ताकि जो लो प्रेशर के इश्यूज है इनको कंट्रोल किया जा सके, और वो जो गैस हम सेव करें वो फिर हम यहाँ पे दे सके अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को। अच्छा, बाकी इसके अलावा हम दूसरे इकदाम के अगर हम अपने रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं सिस्टम की, नेटवर्क की, बिकॉज 50 ईयर्स पहले का जो हमारा लेट डाउन सिस्टम है अंडरग्राउंड का, वो अनफॉर्चुनेटली कोई एनर्जी कॉरिडोर डिफाइंड है नहीं यहाँ पे। बेहंगम एक नीचे नेटवर्क बना हुआ है जिसमें पानी की सप्लाई की लाइन है, सीवरेज की लाइन है, हमारी लाइन है, ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप भी करती है, क्रॉस भी करती है। अगर इन सीवेज की लाइंस में लीकेजेस होती है तो डेफिनेटली हमारी अगर लाइन नीचे है तो उसको जाके वो करोड कर देती है, तो उसकी वजह से उसमें जंग आना, उसमें क्रोजन होना, होल्स हो जाना, ये कॉमन था। क्योंकि ये बहुत पुराना हमारा नेटवर्क था, तो हमने तकरीबन हर साल हम 250 किलोमीटर इसको रिहेबिलिटेट करते थे, और ये 1000 नहीं है, 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क है। ऑल राइट, गॉट योर पॉइंट सलमान साहब। एक लोगों में कंफ्यूजन भी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स गर्दिश कर रही हैं। कोई कहता है जी नया स्केड्यूल आ गया है, अब इस टाइम पे गैस होगा और इस टाइम पे गैस नहीं होगा, तो इट विल बी वेरी वंडरफुल और लोगों के लिए कन्वीनियंस भी आ जाएगी अगर आप स्केड्यूल बता दें कि इस वक्त क्या स्केड्यूल सेट किया जा रहा है। तो बिल्कुल अच्छा हुआ आपने एक बात की, क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे चूंकि कोई कंट्रोल नहीं है, तो जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी तरफ से एक खबर फैला देता है और फिर वो वायरल हो जाती है। देखिए हमारे यहाँ बड़ी क्लियर है कि हम गैस की लोड मैनेजमेंट जरूर करते हैं, और वो करते हैं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस नहीं मिलती, क्योंकि इस दौरान जो गैस सेव करते हैं वो अगले दिन सुबह बेहतर प्रेशर के लिए आपको नाश्ते का अच्छा प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए। अभी जो खबर गर्दिश कर रही है जिसमें 3 टाइमिंग्स दिए गए थे, मैं आपको तवज्जुह से आपके नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक बेसलेस प्रोपेगेंडा है जो कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट में अपने कर रहा है, और इसकी हम तरदीद भी कर चुके हैं बारहा। ओके, अच्छा, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम बंद कर रहे हैं बड़ी यूज़र्स, सो दैट जो कंज्यूमर्स हैं, कमर्शियल यूज़र्स को आप बंद कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक यूज़र्स के पास ये आ सके। वन प्रॉब्लम इज़ जनाब कि कोरंगी का एरिया हो गया, इस तरह के दीगर एरियाज़ हो गए, यहाँ पे लोग ये शिकायत करते हैं कि बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो सारी गैस जो है वो उसको सक कर लेते हैं अपने पास और लोगों के पास नहीं होती है। मैं चाहूँगा इस पर भी थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि क्या वाकई इस तरह की चीज़ें, और अगर है तो कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारियाँ, समथिंग लाइक दैट? जी ये बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन मैं पहले तस्दीक कर दूं आपको, हम कमर्शियल को कर्टेल नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्री को कर्टेल कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल की जो लाइंस है ना वो बिल्कुल कॉमन लाइंस होती है डोमेस्टिक से। मतलब मैं मिसाल दूं, एक अपार्टमेंट है तो ऊपर रिहाइश है तो नीचे होटल है, तो उसके अंदर जो लाइन आ रही है सप्लाई की वो कॉमन लाइन है। तो जो सप्लाई डोमेस्टिक की है वही कमर्शियल की है, इसलिए उनमें कोई सेग्रीगेशन अलग से नहीं होती। हाँ, इंडस्ट्री की डेडिकेटेड लाइन होती है, बहुत हाई प्रेशर होते हैं उनके, तो उनको हम जैसे मैंने आपको बताया उस शेड्यूल के हिसाब से उनको हम शट डाउन करते हैं। अच्छा, ये जो गैस कंप्रेसर्स का न्यूसेंस है ये कई सालों से चल रहा है, और इसको हम 3 अल्फाज में कहते हैं कि ये गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है और गैर महफूज है। बस गैर इखलाकी इसलिए कि वो आप जैसे आपने कहा अड़ोस पड़ोस की गैस जो है वो 8-10 घरों की एक गैस कंप्रेसर सक करके ले आता है। गैर कानूनी इसलिए कि इसको पूरा कानून गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016 का बनाया हुआ है। उस कानून के तहत इसमें 6 माह की कैद है, 1 लाख का जुर्माना है, जो हम समझते हैं कि बहुत सॉफ्ट है, इसको और मजीद स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और तीसरा गैर महफूज इसलिए कि आए दिन
इनके ये ब्लास्ट होते हैं, और वो ब्लास्ट जब होते हैं तो आग लगती है, और आग आस पड़ोस में जाती है। तो हमने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, हमने रेड्स किए जहाँ जहाँ से हमारे इंटेलिजेंस बेस हमको, जैसे ये गेट्स कीपर्स होते हैं, बिल्डिंग्स के जो चौकीदार होते हैं या एसोसिएशन होती है, वो हमें हाईलाइट करती थी कि जी इन एरियाज के अंदर। तो हमने लियारी में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पे ज़्यादातर जो है ये कंप्रेसर लगे हुए, तो हमने बरामद किए। फिर हम उनके गैस कनेक्शन 3 महीने तक काट देते हैं, जब मतलब उनको इस तरह की पेनल्टी होती है, जो बाकी चीज़ें वो गवर्नमेंट की पेनल्टी जो अपनी जगह है, लेकिन हम उनके 3-4 महीने गैस काटते हैं ताकि लोग आसपास के उनको एक सबक मिले डटे। लेकिन प्रॉब्लम सर इसमें ये आ रही है कि अब जो डिवाइसेज आने लगी हैं वो डिटैचेबल डिवाइसेज हैं। अगर अब मेरी टीम रेड करती है, लेडी सर्चर को भी लेके जाते हैं, तो पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि चादर चार दीवारी का मसला है, खवातीन है, तो हमारे साथ लेडी पुलिस भी होती है। जब हम वहाँ रेड करते हैं तो वो उनको पता लग जाता है, वो डिटैचेबल मिनट में नहीं होती, वो आधे मिनट में हो जाती है। वो लगी हुई होती है डिवाइस आपके किचन में, वो निकाल के अपनी अलमारी में रख देंगे या बेड के नीचे कर देंगे। तो जब हमारी टीम जा रही है अंदर, उनको कुछ बरामद नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ आ रही है, यहाँ हमें रुकावट आनी शुरू हो गई है कि मार्केट में भी फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। ऑल्दो हम लोग जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस पे हमें न्यूज़ मिलती है, हम अभी भी रेड करते हैं। इस पर मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद भी एक्शन लेना होगा कि इस तरह की डिवाइसेस जहां बिक रही हैं उनको कब किया जा सके, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, क्योंकि लोगों के अपने लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कई बार कंप्रेसर का सही इस्तेमाल नहीं आता, घर में धमाके हो जाते, 10 चीज़ें और इस तरह के वाक़यात होते हैं। रूट यही है कि लोगों को गैस चाहिए, जब लोगों को गैस नहीं मिलता तो वो इस तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एरियाज़ हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे अपने एरिया में भी रात 10 बजे गैस जाता है, सुबह गैस आ जाता है, बट देयर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पर गैस का प्रेशर पूरे दिन भर भी ऐसा होता है कि आप उस पर चाय नहीं बना सकते। सो वहाँ पर लोग फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड देयर लॉट ऑफ एरियाज़, उन एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन की गई है आपकी जानिब से, और उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इसमें 2 बातें हैं जो आप खुद करी ना, उसमें जवाब है आपके सवाल का, कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ में लो प्रेशर की कंप्लेन है। देखिए, लो प्रेशर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि किसी ने, एक आदमी ने डिवाइस नहीं लगाई। अगर उसमें 100 घर है इसके अंदर और किसी ने 50 घरों ने या 20 घरों ने भी लगाई है, तो वो पूरा एरिया लो प्रेशर पे चला जाएगा, क्योंकि वो राइट लेफ्ट के भी 10-12 मकान जो है उसकी गैस चेक करता है। इदारा तो अपनी तरफ से पूरा प्रेशर दे रहा है उस एरिया में, लेकिन जब इतना बड़ा नेटवर्क एक माफिया का फैल गया गैस कंप्रेसर का, तो डेफिनेटली प्रेशर होगा। तो और जो दूसरा आपका सवाल है, जो कॉलोनीज हमारी थोड़ी सी अफेक्टेड होती है, वो हमारे जितने भी सबर्ब्स के होते हैं ना एरियाज, बिकॉज देखिए गैस जो है वो मेन हेडक्वार्टर से जब निकलती है तो आसपास के इलाकों में तो अच्छा प्रेशर मिलता है, बट जैसे जो वो ट्रेवल करती है, किलोमीटर्स का सफर होता है, अगर कोई सबर्ब हमारे लांडी के हो गए, बल्दिया के हो गए, मारीपुर के हो गए, तो वो वहां तक जब गैस पहुंचती है तो वो थोड़ा प्रेशर ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज सिस्टम में प्रेशर की कमी तो हो जाती है विंटर्स के अंदर। तो ये भी होती है, जो सक्शन में ये उसको कंपाउंड कर देती है। वन लास्ट थिंग, अब शहरियों का ये एतराज़ भी है सर कि नई गैस लाइंस डालने के लिए जो खुदाई की जाती है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो गैस कंपनी की तरफ से इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? लोगों की रहनुमाई के लिए बताइएगा, जो खुदाई की जाती है उसकी मरम्मत, अखराजात यानी रोड कटिंग, वो किसकी ज़ुमरे में आती है? या बिल्कुल दुरुस्त हमारे, देखिए इसके लिए पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि शायद SSGC जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों की। देखिए SSGC के डोमेन में सड़क बनाना नहीं आता। इसके लिए क्या होता है कि जहाँ जिस एरिया की हमें रिहेबिलिटेशन करनी होती है, उसकी फिजिबिलिटी, उसका पूरा प्रोग्राम उस मुताल्लिका टाउन TMC को या DMC को हम प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये हमने करना है, हमें इसको कटिंग करेंगे, यहाँ पे अपने डिचिंग करेंगे, अपनी गैस पाइपलाइन डालेंगे और उसकी सॉफ्ट फिलिंग बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद रोड्स बनाना, उनको कारपेटिंग करना, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, और वो उसके लिए हम उनको एडवांस में उनको पेमेंट करते हैं, तो वो हमें अलाउ करते हैं कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, खुदाई वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये थाउजेंड्स में नहीं होती, लाखों में नहीं होती, करोड़ों में नहीं होती, अरबों में पेमेंट्स होती है जो हम ये टाउन्स को पेमेंट्स करते हैं। कई अरब रुपए हम ऑलरेडी इनको एडवांस देते हैं। जब तक हम इनको वो पेमेंट एडवांस नहीं करेंगे, वो हमें NOC ही नहीं देते कि आप अपने वहाँ इलाके में जाके काम कर सके। तो जो रोड कारपेटिंग है वो डेफिनेटली जो लोकल बॉडीज है उनका काम है, लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है कि उनको कवर करें और उन रोडों को दोबारा लोगों की आमदोरफ्त के लिए बहाल करें। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। चलिए जनाब, बस इस गैस की कमी के साथ ही एक शेयर के साथ एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं कि भाई चाय बनेगी कैसे, खास गैस नहीं है मेरे पास। एक ब्रेक लीजिए आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। वेल ये साल शुरू होते ही अपने साथ बहुत सारी क्रिकेट लाया है और पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान हैज़ बिन डूइंग गुड, खासतौर पर अपनी अंडर 19 टीम तो बहुत ही अच्छा कर रही है। वेल आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान जो है अपने सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। एंड द फर्स्ट मैच इज़ अ टफ वन। वी आर गोइंग टू बी फेसिंग इंग्लैंड टुडे इन द फर्स्ट मैच, जहां नौजवान खिलाड़ी जो है आलमी स्टेज पे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड। हमने पाकिस्तान के अंडर 19 जो हैं उन्होंने इंडिया को हराया, दे वन द एशिया कप। उसके बाद हमने ट्राई सीरीज़ भी जीती। पूरी दुनिया समीर मिन्हास के टैलेंट पे बात कर रही है, तो बहुत और अली रज़ा ऑब्वियसली उन पे भी बात हो रही है। इसके साथ साथ दीगर जो हमारे पूरी कंटिजेंट है अलॉन्ग विद उस्मान एंड द कैप्टन फरहान एज वेल। तो इस पे बात कर लेते हैं। कल तो हुआ ये कि कल भारत का मैच था अमेरिका के साथ और बहुत सारे लोग उसको कंफर्टेबली कह रहे हैं, लेकिन हुआ ये कि सूर्यवंशी साहब जो थे वो आया बुरी तरीके से बोल्ड हो गए। उसके बाद फिर 4 विकेटों पे लुढ़कते पुढ़कते इंडिया पहुंच गया क्योंकि एक छोटा टारगेट था। और कल वैसे अच्छी बात यह है क्रिकेट में देखने को ये मिल रहा है कि नाउ मुख्तलिफ ममालिक आर चिपिंग इन। तो तंजानिया एक नया इजाफा था कल, लेकिन वो नया इजाफा इतना अच्छा उनके लिए साबित हो सका। तो चलिए इस सब पे एंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो होगी बड़े लड़कों की, उन बड़े लड़कों की सीरीज पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सुबह। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो जनाब, पाकिस्तान अंडर 19 भारत को हराया, श्रीलंका को हराया, अफगानिस्तान को हराया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। फिर ट्राई सीरीज भी हमने जीती। आज है असल मुकाबला, बड़ा मुकाबला अगेंस्ट द इंग्लैंड। ये कैसी टीम है इंग्लैंड की अंडर 19 की सर, जरा रेट तो करें इसको। देखिए, एक तो जूनियर लेवल पे हम हमेशा से अच्छा खेलते आए हैं। अगर आप तारीख उठा लें अंडर 19 वर्ल्ड कप की या उसके अलावा भी, तो हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है। और इंग्लैंड का भी मुझे लगता है कि हम बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, खेलते चले आ रहे हैं। और जिस तरह से हमने इंडिया को एशिया कप में हराया, एशिया कप जीता, फिर 3 नेशन जीता, तो हम अच्छी फॉर्म में हैं। इंग्लैंड की टीम क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो उस सिस्टम के तहत ही प्लेयर्स आते हैं। अब देखना ये है कि इंग्लैंड के अंडर 19 भी क्या बेसबॉल खेलते हैं, कि जिस तरह से उन्हें शिकस्त हुई है एशेज में और बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, तो ये कुछ शिफ्ट आया है कि जिस तरह से प्रॉपर क्रिकेट तो सारी दुनिया खेलती है, हम उसी तरह से खेलें। तो ये मैं भी देखना चाहूंगा कि अंडर 19 इंग्लैंड की टीम का खेलने का तरीका कार क्या रहता है, उनकी अप्रोच क्या रहती है, तो वो मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा मैच होगा क्योंकि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो उसके तहत ही उनकी टीम बनती है। अच्छा मुकाबला देखने में जरूर आएगा। पाकिस्तान फेवरेट है ऑब्वियसली क्योंकि अच्छा करता आ रहा है। हाँ, और हम भी यही एक्सपेक्ट करें कि अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। आई बिलीव जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी अंडर 19 की टीम्स हैं उसमें वो अपने लड़कों के ऊपर उतना प्रेशर नहीं डालते, उनको अपनी जो नेचुरल गेम है उसकी तरफ कोशिश पुश कर रहे होते हैं। दैट इज़ वाई उनमें और अपनी इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट में अंडर 19 में हमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग हरारे में पाकिस्तान की क्रिकेट को, खास करके हम अभी ऑलरेडी यहाँ पे मैचेस खेले हमारी टीम ने। देखिए, बड़ी अच्छी बात की सादिया आपने, हमारी अप्रोच और उनकी अप्रोच में फर्क है। आप देखिए, हम अंडर 19 में साल से बेहतरीन परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वही लड़के जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं वो उस तरह के स्टार नहीं बन पाते। आप हर अंडर 19 से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 3 से 4 बड़े प्लेयर मिलते हैं क्योंकि वो अंडर 19 लेवल को डेवलपमेंट के तौर पे लेते हैं। जीतना जरूर चाहते हैं, बट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वहां से प्लेयर डेवलप करके आगे लेके आना है। हमारा मोस्टली फोकस जीतने पे है, डेवलपमेंट पे उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हम सबकी जीत का एक सारा ताल्लुक जो है जीतना है। आई नो जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेवलपमेंट के हवाले से हम उस तरह का काम नहीं करते। तो उनकी और हमारी अप्रोच मुख्तलिफ है। हरारे की जहां तक आपने बात की कि वो कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती हैं, आपने अभी 3 नेशन क्रिकेट भी आप देखते आए जिम्बाब्वे में जिस तरह से खेली गई है, तो वो एक ऐसी है कि जिससे पाकिस्तान को ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए सीम स्विंग बॉलिंग के हवाले से। अब वो देखना है कि वहाँ क्रिकेट कैसा होता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा बैटिंग विकेट होगा और पाकिस्तान की ये ज्यादा बेहतर सूरत हाल होगी एज कम्पेयर टू इंग्लैंड के। स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। एंड बिफोर आई गो टू द पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश वाला मामला भी, जस्ट वन लास्ट थिंग, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं समीर मिनास, जनरेशनल टैलेंट, आखिरी 10 मैचेस 700 प्लस रन, 3 सेंचुरियां, 3 सेंचुरियां।
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। समीर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़े से दीगर जो स्टार्स हैं जो हमारे अंडर 19s में हैं, उनको भी अगर आप नेम करते जाएं, किन किन से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अली रज़ा और समीर मिनास की वजह से दीगर प्लेयर्स जो है वो ओवरशैडो हो गए। जी, फरहान अच्छा एक्सपीरियंस है, उस्मान बड़े अच्छे प्लेयर हैं, काफी टैलेंट मौजूद है। विद टाइम नजर आएगा। होता ये है कि कुछ लोग जो समीर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे गए हैं। अली रजा की भी मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो खेलते हुए आ रहे हैं, पीएसएल भी खेल चुके हैं, बट समीर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और अफसोस होगा कि अगर इस टैलेंट को जाया किया गया, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े परफॉर्मर अक्सर जाया भी हो गए, क्योंकि जब वो परफॉर्म करके आते हैं तो आप उनको नेक्स्ट लेवल पे भेजने के बजाय उससे भी 2 लेवल ऊपर भेज देते हैं। तो फिर वहां से अगर वो उस चीज को नहीं संभाल पाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आपको टैलेंट को हैंडल करना बहुत जरूरी है, आप किस तरह से कर रहे हैं। मसला ये कि अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप कैसे इतने बड़े टैलेंट को मैनेज करेंगे, क्योंकि आगे का लेवल इससे ज्यादा मुश्किल होता है अंडर 19 से, और आपको मेंटली वी रियली होप फवाद भाई, वी रियली होप कि जिस तरह से बाकी प्लेयर्स, कई प्लेयर्स गायब हो गए, इससे पहले भी हमें अंडर 19 से कई प्लेयर्स मिले, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए, अकोमोडेट नहीं कर पाए, चाहे अपना डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो। हाउएवर फवाद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने देखा होगा अभी बांग्लादेश से नजमुल इस्लाम साहब की जो खबर आ रही है, उनको सैक कर दिया गया है बीइंग हेड ऑफ फाइनेंस कमेटी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमें बांग्लादेशी प्लेयर्स में नज़र आता है। ऑब्वियसली जो उनके कमेंट्स थे वो गलत थे, लेकिन उनको 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया, उनसे जवाब मांगा, उस पर भी सेटिस्फाई नहीं हुए, बीपीएल के 2 मैचेस से बैक ऑफ कर गए प्लेयर्स। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन गोइंग ऑन इन बांग्लादेश बोर्ड एंड ऑल्सो देयर प्लेयर्स। देखिए, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको बेहतर करने की जरूरत है। जो उन्होंने बात कही थी वो बिल्कुल गलत बात थी, और बड़ी बात है कि सारे खिलाड़ी, क्योंकि देखिए बात इस वक्त पैसे की नहीं थी और किसी चीज की नहीं थी। अगर आप किसी की हुब्बुल वतनी पे आप उसको डाउट करेंगे या उस पर इल्जाम लगाएंगे तो फिर कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। तो अच्छा फैसला क्रिकेट बोर्ड का, बट ये भी मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं इसके भी माजी में इस तरह से हिसाब किताब होते रहे हैं। तो वो जिन्होंने बहुत स्टैंड लिया था इस तहरीक को कामयाब बनाने में, वो भी थोड़ा होशियार रहे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स। एब्सोल्युटली। और नहीं, इसमें ना फवाद भाई चीज़ समझ में नहीं आई। सब कुछ सही चल रहा था, बांग्लादेश के मामला मतलब फर्म स्टैंड लिया हुआ था, ऑल्दो कि इंडिया के खिलाफ इतनी ज़्यादा पार नहीं है बांग्लादेश की फाइनेंशियली एंड टैलेंट वाइज भी क्रिकेट में। आपको इनका बयान ऐसे वक्त में कुछ समझ आया? बिकॉज ये कह रहे थे कि जितने प्लेयर्स पे हमने करोड़ों टका लगाए वो जीतते नहीं हैं ये लोग, तो हम इनसे वापस ले लें। What was the why did he comment like this? अभी अच्छा, ये बेसिकली फैसल अनप्रोफेशनल लोग जब आ जाते हैं ना, जिन्हें खेल के हवाले से हमारे भी माजी में इस किस्म के लोग आए और बहुत से ऐसे बयान दिए, तो उनको पता ही नहीं होता कि खेल है क्या चीज और इस पे बात क्या करनी है। तो वो इन्होंने हरकत की और फिर किसी को इंडियन नेशन कहना और भी सारी चीजें चल रही थी, तो वो सब कुछ मिल गया। तो ये, और अगर प्लेयर ये गलती करे तो समझ आता है कि उस बेचारे को इतना इल्म नहीं है, तालीम नहीं है। एक बंदा जो बोर्ड पे मौजूद है वो तो इस किस्म की बातें करता ही नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा डिसीजन था, स्टार्ट भी हो जाएगी, ये एक अच्छी खबर है। ठीक है। अच्छा, आखिर में फवाद भाई, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज, हम तो पाकिस्तान श्रीलंका को वर्ल्ड कप से आखिरी समझ रहे थे, बट पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू बी द लास्ट सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप। नाउ कितनी अहमियत की हामिल है ये नाम जो हम सुन रहे हैं, एक मरतबा फिर वही नाम है जो इससे पहले भी आजमाए हुए हैं। अच्छा, मसला फवाद साहब ये है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो फोकस है ना वो शाहीन शाह अफरीदी पे है, और आपको अच्छी तरह पता है अब्दुल रऊफ जो हैं पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं स्पोर्ट्स साइंसेस, उन्होंने तो बाज़ाब्ता बहुत बड़ी पोस्ट की है कि शाहीन शाह अफरीदी का करियर ओवर हो सकता है अगर उनकी इंजरी को दोबारा रश किया जाए। योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, अब ये तो मैं नहीं बता सकता इंजरी किस लेवल की है, लेकिन अगर बार बार वही इंजरी हो रही है तो प्रॉब्लम तो है। अब देखना ये है कि वो कितने फिट है सीरीज के लिए और वर्ल्ड कप के लिए। और सलमान आगा, जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और जिनको मैं शुरू से सपोर्ट कर रहा हूँ, पसंद करता हूँ, क्योंकि जो आदमी मेरी नज़र में रेड बॉल पे अच्छा करता है वो हर क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है, तो वो एक
बड़ी अच्छी उनकी इनिंग्स नजर आई, उम्मीद ये कि वो अच्छा करेंगे। साथ साथ मुझे सही। खबर ये भी मिल रही है अभी रिसेंट, बड़ी बिल्कुल आपके साथ ही दे दूं कि शायद हारिस रऊफ वर्ल्ड कप का की टीम का हिस्सा ना हो। ये मुझे इत्तला अभी 1-2 दिन पहले कहीं से मिली है। सही। साथ साथ ये देखना है कि जी रिजवान भी मुश्किल लग रहा है कि शायद वर्ल्ड कप टीम में जगह बना पाए। बाबर आजम पे सवाल उठ रहे हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, तो बहुत कुछ इस सीरीज में आपको नजर आएगा कि उसके बाद टीम इसी के बेसिस पे बन के जाएगी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, अगर हम ये सीरीज जीतते हैं तो हमारे बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे वर्ल्ड कप में जीतने के। लेकिन कंडीशंस जो है वो श्रीलंका से मुख्तलिफ होंगी जो पाकिस्तान में है। तो एक बड़ी अच्छी सीरीज होने जा रही है और सही मायनों में पाकिस्तान टीम का मुकाबला एक टॉप टीम से है। और अगर जो कुछ हम करते आए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते तो वाकई में सही मायनों में माना जाएगा कि पाकिस्तान की एक टीम तैयार है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। ये फॉर श्योर, ये शॉर्ट शॉट है फवाद भाई, ये शॉर्ट शॉट है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिस टीम को खिलाने जा रहे हैं, हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए खिलाने जा रहे हैं या हम वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहे हैं? बिकॉज वी नो श्रीलंकन कंडीशंस में वी नीड स्पिनर्स। देखिए सादिया, जीतना तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है ना, तैयारी भी है, जीतना भी है। उसकी वजह ये है कि आप जीत आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो आप स्पिनर्स, तो आपके ऑब्वियसली आपको पता है कि किस स्पिन के साथ जाना है और यहाँ पर कंडीशन मुख्तलिफ है, लेकिन टारगेट आपका जीतना ही है, अच्छी क्रिकेट खेलना है। ओके। आप कॉन्फिडेंस के साथ इंटर हो श्रीलंका में और कोशिश यही करें कि इंडिया को फाइनल में बुला के वहीं पर मैच खेलें या सेमीफाइनल में। चले, ये आपका हाँ, टारगेट होना वो तो चाहिए। फाइनल उनके लिए आपकी, तो अगर फाइनल आपने श्रीलंका में करवा दिया तो आपकी जीत है। अरे हम वैसे ही जीत हो जाएगी। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, रिजर्व्स के जो नाम आए हैं, देखिए अभी ये प्रोबेबल रिजर्व्स हैं, उन नामों से आप कितना मुत्तफिक हैं? उसमें वसीम जूनियर हैं और उसमें उस्मान तारिक हैं। उस्मान तारिक जिनकी अश्विन भी तारीफ कर रहे हैं, जिनकी सब तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ दी ILT में, बेसिकली ILT चैंपियन पाकिस्तान की तरफ से खेलें तो वहाँ भी वो मैच विनर के तौर पे रहे हैं। रिजर्व्स में क्यों डाला उनको? देखिए आपका ना कॉम्बिनेशन एक बन रहा होता है, उसमें आपने देखना होता है कि कौन फिट हो रहा है कौन नहीं हो रहा, तो वही कुछ देखते हुए डिसीजन हुआ होगा। और मैं वही बात है कि तनकीद पहले नहीं करता, पहले देखें क्या हो रहा है, किस तरह से आप टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और क्या आपका ये कॉम्बिनेशन ठीक था। अभी तो ये टीम बनी है जिसमें इनको नहीं इनके बारे में सोचा जा रहा। तो लेट्स सी, अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है, फिर वर्ल्ड कप में जाके पता चलेगा कि जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो सही थे गलत थे। तो अभी तो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, देखते हैं किस तरफ जाती हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया फवाद भाई, वाज वंडरफुल टू टॉक टू। वी रियली होप कि पाकिस्तान अपनी इस सीरीज में अच्छा करे एंड एट द सेम टाइम आज का जो हमारा मैच है अंडर 19 का, वी होप टू विन दैट अगेंस्ट इंग्लैंड। जनाब वो मुहावरा है ना, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पकोड़े की भी दुकान नहीं है ये, पकौड़े वाले भी अच्छा बिजनेस खाली कर रहे हैं दुकान आजकल। है, पकोड़े भी अच्छे होते हैं। और ये खाली दुकान है। भारत के बड़े बड़े दावे, खेलों के बड़े दावे हैं, ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और है। अब दे आर आइंग फॉर ओलंपिक्स बेसिकली, और ये किसी जू के मनाजिर नहीं है, ये इंडियन ओपन बैडमिंटन चल रहा है ये, और इसमें चल रहा है बंदर, चले आ रहा है वो। क्योंकि कोई ऑडियंस तो है नहीं, तो बंदर को लगा कि ठीक है चलो आई विल फिल इन सम चेयर्स, अदरवाइज देयर इज नो होप। और अच्छा, मसला सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर हम ये बंदर देख रहे हैं, इससे पहले हमने देखा कि यहाँ की जो सीटिंग्स हैं, लोगों ने कंप्लेन किया कि हर जानिब परिंदे नज़र आ रहे थे, उसकी वजह से सीट्स भी गंदी हो रही परिंदे के थी। फुजले भी नजर आ रहे थे। हाँ, मैं यही कह रही हूँ। और उसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो हाइजीन है वो बहुत ही कंसर्निंग है, साथ ही साथ जो AQI लेवल्स हैं वो बहुत ही कंसर्निंग है। ऑलरेडी बैडमिंटन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, ये हम नहीं, इंडियंस कह रहे हैं। इन पोस्ट के नीचे भी अगर आप इंडियंस के मैसेजेस और उनके कमेंट्स चेक करें तो वो लोग कह रहे हैं कि बैडमिंटन की तरफ कोई तवज्जो नहीं है और हमारी आंखें ओलंपिक्स पे लगी हुई हैं, तो पहले जो अंदर मुल्क में होने वाली गेम्स हैं उन पर तो तवज्जो दे दें आप। बाय द वे ये किसी और ने नहीं, ये वर्ल्ड नंबर 3 है एंडरसन एंटनसन, उन्होंने एयर पोल्यूशन के हवाले से कहा है, और जो मिया ब्लिचफील्ड है उन्होंने हाइजीन का इशू इन द वेन्यू उसको बात की है। और ये अच्छा, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड नंबर 3 इस बार खेलने ही नहीं आए, लगातार तीसरी मरतबा खेलने पे उन्होंने राज़ी नहीं हुए कि नहीं सर ये आपका इतना ख़राब AQI है, इस पर हम क्या ही खेलें। तो खैर भारत जो खेल के साथ खेलता है, खेल उनके साथ वैसे ही खिलवाड़ कर देता है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे पास एक ख़ास सेगमेंट है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ख़ास करके वो लोग, यस फैसल, ख़ास करके वो लोग जो कि बहुत अर्से से जॉब करें बट दे स्टिल थिंक दैट देयर इज़ सम मोर एनर्जी टू स्टार्ट अप विद समथिंग न्यू विद देयर ओन आइडिया। तो आज हमारे पास एक स्टोरी है खुद एतमादी की, अपने ख्वाबों को असलियत में बदलने की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने आला तालीम भी हासिल की और रवायती नौकरी के बजाय ये सोचा कि किस तरह से अपने टैलेंट को वो फूड बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू फूड, लेकिन उस सोच की ये कहानी है कि एक एंटरप्रेन्योर होना क्या मायने रखता है। क्या इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा सीड फंड चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए क्या इसके लिए? तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं और ये मिसाल इन तमाम नौजवानों के लिए है जो दे जस्ट डूइंग के हम जॉब करें, एजुकेशन लें, जॉब करें, एजुकेशन लें, जॉब करें और इसी साइकिल में घूमते रहते हैं। हमारे साथ तैयबा और उमर जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, अस्सलाम वालेकुम तैयबा, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनाब, क्यों, वाई, जब आजकल के इस दौर में एवरीवन इज रनिंग आफ्टर अ सिक्योर जॉब और सब ये सोचते हैं कि अगर मैं कारोबार करूंगा तो रिस्क है, तो कुछ डूब डाब ना जाए मेरा। कैसे स्टार्ट किया, पहले तो ये बताइए। कैसे स्टार्ट किया? देखें, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की लाइफ में। शी वॉज स्टडिंग इन पाकिस्तान और मैं लंदन में अपनी डिग्री करके आया और उसके बाद वी गॉट मैरिड। सो हम लोगों की लव मैरिज भी है, तो वी यस It's been 8 years now. 8 years now. Congratulations for that too. तो उसके बाद द लाइफ स्टार्टेड इन अ रूटीन। आई वेंट इनटू माय बिजनेस, जो मेरा पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है। सो वी हैड किड्स एंड देन रूटीन लाइफ। So Tayyiba always had a passion. Yeah, I always want to do something Right. और related to food. Initially तो मैं courses ही करती रही, कोई कभी barista के courses करे, कभी कोई food से related courses करे, सही proper consultant chefs वगैरह से। फिर then I got an opportunity, तो मैंने email वगैरह करी। I thought there is a gap in the market. Universities में मुझे ऐसा लगता है कि food बहुत अच्छी quality का serve नहीं होता, नहीं मिलता और कैंटीन्स बहुत ख़राब होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम आउटसाइड आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स डू एंड स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने खुद पढ़ा। तो आई गिव देम माय प्रपोजल, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो फिर उसके बाद देन इट स्टार्टेड। और अच्छा, मुझे एक देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक जो कि हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि उन्हें बिजनेस करना है और वो इसी माइंडसेट के साथ जॉब स्टार्ट करते हैं कि यार चलो पहले अपने फाइनेंसेस तो इकट्ठे कर लो एंड फिर वी गोना वर्क। But there are a lot of people जिनको मैं अब जानती हूँ who have got high degrees, who've studied well, लेकिन करते करते उनको ऐसा लगता है कि उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो रही है। They want to do something of their own. So with you and you, मुझे ये बताएगा कि वो क्या डीमोटिवेशन थी जिसने मोटिवेशन दी आप लोगों को अपना बिजनेस करने के लिए, या this was always your idea कि अपना काम? नहीं, it was always an idea कि अपना काम करना है, अपना, ताकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो इस चीज़ की कि हम, मतलब व्हेन यू आर डूइंग अ जॉब, मुझे ऐसा लगता है आप फ्लेक्सिबल नहीं होते, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। बट व्हेन यू ओन अ बिजनेस, इनिशियली इट्स डिफ़िकल्ट टू स्टार्ट, लेकिन फिर ग्रेजुअली आपके ऊपर आपका यू आर फ्री टू डू, मतलब आप अपने टाइम से जा सकते हो, आ सकते हो, आप अपने रूटीन या अपने स्केड्यूल के हिसाब से उसको भी मोल्ड कर सकते हो। आई थिंक देयर इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। आपको एक फीलिंग ऑफ कांस्टेंट बिलोंगिंग फील होती है कि यार ये मेरा है, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसकी अजर भी मुझे ही पूरी मिलने वाली है। एग्जैक्टली। एक ये मोटिवेशन भी होती है एंड देन अगेन इट्स मोर अबाउट द पैशन। अगर आपको पैशन है तो कैपिटल, अक्सर यंगस्टर्स से जब हमारे दोस्तों में बात होती है तो द कैपिटल इज ऑलवेज एन इशू कि कितने कैपिटल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव द पैशन यू विल फाइंड द वे आउट टू इवन स्टार्ट इट फ्रॉम द लो कैपिटल एंड देन मूविंग फॉरवर्ड। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं डायरेक्ट बहुत बड़ा रेस्टोरेंट और वो डाल दूं उसमें। उमर, अभी तो मैम ने बात की कि उन्होंने एक गैप आइडेंटिफाई किया, राइट? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आजकल फैमिली गैदरिंग में बैठे हैं, चाचा खाला पप्पा कह देंगी ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और हमारा जो यंग बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में निकल रहा है या फिर जो इवन यूनिवर्सिटी में है, इस फॉलो सिर्फ उसको फॉलो करता है, या फिर उसने ये देख लिया कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये क्यों ना करूं। Absolutely. इस सारे काम के पीछे गैप को आइडेंटिफाई करना, उसकी मार्केट रिसर्च वगैरह, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जरा हमारे बच्चों को बताएं ताकि उनकी रहनुमाई हो सके। मैं समझता हूँ दैट्स द मेन थिंग। लाइक यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो काम है वो सिंपल है। यू डोंट नीड टू कम विद समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट आपकी राइट प्लेसमेंट हो जाए आपके ब्रांड की, राइट लोकेशंस हो जाए, राइट प्राइसिंग हो जाए। यू नीड टू बी वेरी सिंपल अबाउट इट। गैप के बीच में ये होता है
कि देखें पाकिस्तान में आपको पता है हर कारोबार में भेड़ चाल है, वंस यू स्टार्ट एनीथिंग देयर इज़ अ लाइन फॉलोइंग यू बैक, सही है, और कैपिटल्स के साथ आते हैं लोग, तो यू समहाउ आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। बट इफ़ यू हैव समथिंग अ स्ट्रॉन्ग लोकेशन, या मैं समझता हूँ कि एक गैप, जैसे अब हम लोग इसने तैयबा ने जो ये स्टार्ट किया, तो वी आइडेंटिफाइड कि अगर हम बर्गर्स बेचना चाहते हैं, वी स्टार्ट, अब फास्ट फूड है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो इज़ अ 16-year-old यंग गाय टू 25 ईयर्स। उसके पास टाइम नहीं है, उसकी क्लास हो रही है और आपने उसको लर्न कर दिया कि 3 मिनट्स में हमें डिलीवर करना है उसका मील, फास्ट मील। सो उस वो जो पर्टिकुलर सेगमेंट है, तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर पर्टिकुलरली 100% मुझे मिलता है, राइट। अगर मैं बाहर खोलता हूँ तो वहाँ पे मुझे 40 years old भी कैटर करना है, 50 years old गाय भी कैटर करना है, बट इन अ यूनिवर्सिटी द राइट सेगमेंट इज देयर फॉर मी टू डील। राइट। और ओपिनियंस आपको बिल्कुल सही मिलते हैं लोगों के, जब वो फीडबैक देते हैं ना, बहुत जेन्युइन आपको फीडबैक्स देते हैं। या आई गेट इट, वो डायरेक्ट फीडबैक, हाँ, वो अदर देन सेल्फ जनरेटेड कमेंट्स जो ऑनलाइन आ रहे हैं, वो एक डिफरेंट है अंदर। अभी आपको आई एम श्योर आपके तो ज़रूर नज़रों से गुजरा होगा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बिजनेस, गेटिंग इनटू फूड बिजनेस, देयर लॉट ऑफ पीपल जिनको ऐसा लगता है कि यार फूड बिजनेस बहुत मुश्किल काम है, इस पे कॉन्स्टेंटली आपको काम करना पड़ता है, अपने टेस्ट को मेंटेन करना पड़ता है, रेसिपी को मेंटेन करना पड़ता है, हाइजीन को मेंटेन करना पड़ता है। बहुत सारे हमारे गेस्ट्स आते हैं जो शेफ्स होते हैं, इन द लॉन्गर रन दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर ऑल द पीपल जो कि इसी फील्ड में अपने एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना कोई आइडिया आगे लेके जाना चाहते हैं? द मैसेज, मैं एक मैसेज ये दूंगी कि नो मैटर जितना भी आप बढ़ाओ अपने काम को, बट क्वालिटी, फूड क्वालिटी, स्पेशली इन फूड बिजनेस, क्वालिटी ख़राब होती है जब आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करते हो, बिकॉज यू कैन नॉट लुक इनटू ईच एंड एवरीथिंग कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना एक्सपेंड करो कि जो आपका मेन एम है सर्व करना, वो स्टेबल रहे, मतलब आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, आप एक अच्छी क्वालिटी चीज़ लोगों को दो। यानी चादर देख के पैर फैलाएं अपनी। प्लस मैं इसमें एक ऐड ऑन करूंगा, नियत साफ काम आसान। तो अगर आपकी नियत अच्छी है और आप चाहते हैं कि लोगों को एक हेल्दी फूड दें, आप मतलब इट्स नॉट ऑलवेज ऑल अबाउट बिजनेस एंड प्रॉफिट। अगर आपका पैशन है, आपकी नियत साफ है, आप यू ट्रेडिंग विद अल्लाह, तो मुझे लगता है काम आसान हो जाता है। और इसमें ज़रा अब हमारे बच्चों को ये भी आप प्लीज़ बताइए अपनी जर्नी थोड़ी सी। पहले ही दिन हज़ारों में मुनाफा नहीं हुआ होगा, तो एक जर्नी होती है एक स्टार्टअप की, एक एंटरप्रेन्योर के स्टार्टअप की जो एक सफ़र है पूरा, वो शुरुआत में कैसा रहता है, कितने ज़्यादा सब्र की आपको ज़रूरत होती है, और अगर आपको शुरू में उतना मुनाफा नहीं मिल रहा तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर। मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे देता हूँ। व्हेन आई केम बैक, तो मैं अपने एक अंकल के पास गया, ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन ऑफ कराची। तो आई आस्क्ड हिम कि मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे आप एडवाइस करें। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखें, जो बेस्ट एडवाइस है कि आपको कारोबार में सब्र करना है। तो उस वक्त आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि सब्र का मतलब क्या ये है कि मैं जल्दी ना करूं कोई चीज़ बेचने में। तो आज मैं ये समझता हूं कि सब्र का मतलब ये है कि जब आपके पास काम नहीं है तो भी आप अपने काम पे पंचुअल होकर पहुंचते हैं, यू सिट डाउन एट दैट प्लेस, यू वर्क योर थिंग्स आउट, एंड देन ग्रेजुअली इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट, अगर आप अपने सब्र से उस चीज़ के ऊपर टिके रहें। अच्छा, अब मुझे ज़रा सा आई वांट टू गेट इनटू दिस द फाइनेंसेस पार्ट ऑफ इट, इफ इट इज़ ओके विद यू गाइस। एक शख्स जो कि मिनिमल कैपिटल के साथ अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है, इवन इफ समबडी वांट्स टू गो फॉर अ स्मॉल स्टॉल ऑफ फूड और समथिंग एल्स, अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज यू बीन वर्किंग इन फूड इंडस्ट्री ऑब्वियसली, कितना कैपिटल चाहिए, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत होती है कि यार ये चीज़ें मुझे चाहिए, ये रिसर्च मेरी चाहिए, या और कितना ह्यूमन रिसोर्स, ये बेसिक चीज़ें जो लोगों को अंदाज़ा लगा सके कि अपना काम वो कर सकते हैं शुरू। बिल्कुल। देखें, कैपिटल्स का ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि फूड बिजनेस को अगर आज के दौर में स्टार्ट करना है, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये USA बेस्ड कॉन्सेप्ट है मेजरली, दैट वाज ऑफ फूड ट्रक, दैट वाज ऑफ केओस। अब कराची के अंदर खास तौर पे आई कैन टॉक अबाउट कराची के इट्स अ मोस्ट ग्रोइंग थिंग राइट नाउ व्हिच इज हैपनिंग। आप एक दुकान लेते हैं, यू हैव टू पे हैवी रेंट्स, यू हैव टू पे हैवी एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ केओस, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा केओस, क्वालिटी, साफ सुथरा, विद गुड मशीनरी, यू कैन स्टार्ट विद 1 million एज वेल, मतलब दैट्स द बेस वैल्यू। देन इट कैन गो अप टू 7-8 million एज वेल, कि आप 10 million पे भी केओस खुल रहे हैं, उससे ऊपर भी खुल रहे हैं। It depends upon quality of things you put in. अब आप जैसे अगर कोई अच्छा फूड ट्रक खोलते हैं, अब आप एक कोई इम्पोर्टेड गाड़ी ट्रक के ऊपर आप अपना फूड ट्रक खोलते हैं, तो ऑफ कोर्स द कॉस्ट विल गो हाई। बट आप एक सुजुकी, एक चिंची, एक रिक्शे, उसके ऊपर भी फूड ट्रक खोल सकते हैं।
And then labor and human resource, you start with 1 or 2 people and then you gradually increase that. It depends upon the I demand. don't think so कि एक बहुत बड़ा आपको capital चाहिए. You can start with 1 million with your working capital. आप कुछ ऐड करना चाह रही थी क्या with this? हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि डिमांड पे डिपेंड करता है. अगर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है फिर आप ह्यूमन रिसोर्स सब चीज़ें उसके हिसाब से ऐड ऑन करते हो ना इन द कियोस्क. Right. But the basic thing you believe is the research कि आप जो अपना काम शुरू कर रहे हो. हाँ, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसा लगता है आपने छोटा बड़ा कोई भी काम शुरू करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स, मगर आप उसको सही करके करो. और हमने तो काफ़ी रिसर्च कर कर काम शुरू किया, काफ़ी ट्रेनिंग दी. जब आप रिसर्च की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, जिनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, वो भी कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं. आखिर में सिर्फ ये बता दें रिसर्च से वो क्या मुराद लें. वो आज जैसे पहले होता था ना, गूगल पे डालो सब आ जाएगा, अभी चैट जीपीटी पे डालो सब आ जाएगा. क्या यही रिसर्च है या फिर ज़्यादा ऑन फुट जाके आप विजिट करें? प्लीज. ऑन फुट की जो आपकी बात है ना वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट आवर ब्रांड सोमोस, तो सोमोस की जो बर्गर की रेसिपी थी वो बेस रेसिपी तैयबा के पास मौजूद थी. देन शी डिड हर कंसल्टेंसी विद फ्यू शेफ्स कि यार इसको मैं कैसे बेहतर करूं. एंड देन वी वेंट ऑन ग्राउंड. मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मैं कोई तकरीबन 50 बर्गर खाने के बाद ही ये ब्रांड लॉन्च हुआ. ये अच्छा काम है वो. हाँ, तो वो आप आते तो आपको भी ट्राई करा. और हमारे घर जो आता था हम उसको बर्गर ट्राई करा. Very nice. So then we started with this. रिसर्च से मुराद ये है. फिर बाकी लोकेशन, उस पर फुटफॉल कितना है, प्राइसिंग राइट क्या है, these all things as well. ओके भाई, आप दोनों का बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. और इसलिए भी शुक्रिया कि आप उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं जो अपना काम करना चाहते हैं. बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर चीज़ सब्र के साथ होती है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द बर्गर्स. 50 तो नहीं लेकिन 5-6 चलेंगे. एक ही दफा में नहीं खिलाए थे, बारी बारी खिलाए थे. इसी के साथ हम आपसे ले रहे हैं इजाजत. अब आपसे मुलाकात होगी पीर को. तब तक रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.